Good morning, good morning. Good morning all of you. तो ESC 22 का पेपर डिस्कस करेंगे आज, इंजीनियरिंग सर्विसेज 2022। तो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं 2017, 18, 19, 20, 21। इतने पेपर अभी हम ESC के डिस्कस कर चुके हैं। आज डिस्कस करेंगे 2022 का पेपर। ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? स्टार्ट करें। देखो, पेपर आपके फोल्डर में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। क्वेश्चन पेपर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एक एक करके शुरू करें बात। तो आज हम 22 का पेपर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे दो पेपर रह जाएंगे ESC वाले, 23 और 24 का बस। सॉरी, देखो क्वेश्चन आया पेपर से, हमें एक ये भी आइडिया लग रहा है कि कौन कौन से टॉपिक है जिनमें कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल TQM 17 से लेके अभी तक हम कितनी बार देख चुके कि TQM पे क्वेश्चन आया हुआ है। बस लैंग्वेज चेंज होती जाएगी, TQM का कंसेप्ट तो नहीं बदलेगा। TQM पे कितनी बार क्वेश्चन आ गया टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे, पिछले 17 से लेके 22 तक में कम से कम 3-4 बार क्वेश्चन देख चुके हैं इसके ऊपर। तो पेपर लगाने का मतलब ये नहीं होता कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, हो भी सकता है नहीं भी, पर पेपर लगाने का मेन जो पर्पस होता है कि कौन से एरियाज है जहां पर क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। प्रीवियस ईयर का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि कौन से वो एरियाज हैं जहां पर एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अब TQM हमने 17 से 22 तक में कितनी बार देख लिया, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी सर्कल, TQM कितनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं इनके ऊपर। ठीक, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इनमें से क्या क्या स्टेटमेंट इसके बारे में सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ TQM। आप पहले अटेम्प्ट करो। TQM के एलिमेंट्स कौन से हैं इसमें? पढ़ तो सभी ने रखा है TQM। शशि भूषण, मैंने फिर कहा आपका सिलेबस जो ESC से लिया गया है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाने से आपको पता चलता है कौन से एरियाज पर क्वेश्चन बनते हैं। तो जब आप थ्योरी पढ़ रहे होंगे तो उन एरियाज को ज्यादा फोकस करना होता है। सेम क्वेश्चन वो रिपीट करे या ना करे, आपको टॉपिक जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं वो प्रीवियस ईयर लगाकर ही अंदाजा लगेगा। ES का लेवल एक लेवल ऊपर रहता है UPPSC की तुलना में। बाकी लोग भी बताए TQM अगर पढ़ा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ TQM। टीम वर्क और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, ये तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आया भी हुआ था। टीम वर्क एंड एम्प्लॉय एम्पावरमेंट तो होता ही है, तो ये तो करेक्ट होगा ही होगा। टीम वर्क एंड एम्प्लॉय एम्पावरमेंट तो है ही, इसको तो नहीं काट सकते। तो 1 तो होना ही है, 1 होना है तो हम इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे। अब अगले पे दिमाग लगाएं। 1 एंड 2 ओनली, 2 दोनों में कॉमन है, इसका मतलब 2 वाला भी सही होगा। फीडबैक मैकेनिज्म भी इसमें होता है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि 2 दोनों में कॉमन है, तो 1 एंड 2 हो गए। अब हमें इन दोनों में से एक का भी पता लग जाए, एक का भी आइडिया लग जाए तो पता लग जाएगा क्या आंसर होना चाहिए। तो क्वेश्चन जब आए बिल्कुल धैर्य के साथ, घबराना नहीं है, पहले बिल्कुल पेशेंस के साथ क्वेश्चन को देखना है। पहली बार में लगता है पता नहीं क्या पूछ रहा है, बहुत टफ पूछ दिया, एक एक स्टेटमेंट पे ध्यान देंगे, काफी क्वेश्चन इससे बनेंगे। कुछ बहुत एब्सर्ड होंगे तो नहीं बनेंगे, उनको मत करना, पर जो बन रहा है कुछ क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे, बस पेशेंस लूज नहीं करना है। आराम से स्टेटमेंट को पढ़ो। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट है, इसको नहीं काट सकते, करेक्ट है। एक नंबर के बेसिस पे पता लग गया कि भाई B और C हट गए, एलिमिनेट हो गए। और जब इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो 2 अपने आप ही सही है, 1 एंड 2 तो हो ही गया। अब 3 और 4 में से देखें, अगर एक भी पता लग जाए तो आंसर समझ आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग डिवीजन ऑफ लेबर TQM में, इसके ऊपर हमने कोई बात नहीं की है। TQM में स्ट्रॉन्ग डिवीजन ऑफ लेबर पे बात नहीं की गई है, तो थर्ड एलिमिनेट करते ही आंसर बचेगा 1 एंड 2। थर्ड को अगर हम एलिमिनेट कर दें तो आंसर बचेगा 1 एंड 2 ओनली। क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पेपर को देख के घबराना नहीं है। रीजन ये है, किसी सेट में क्या होता है, शुरू के 5-6 क्वेश्चन टफ आ गए, उतने में ही लोग पेशेंस लूज कर जाते हैं, क्या पता बाद के क्वेश्चन आसान हो।
तो पेशेंस जरूर मेंटेन रखना है। पेपर बनाने वाले को इतना पता है कि पेपर में क्या बनना है और क्या नहीं बनना है। टफ पेपर बना देगा, कट ऑफ नीचे आ जाएगी। पर टफ का मतलब ये थोड़ी निगेटिव ज्यादा करने लग जाओ, तुक्का लगाने लग जाओ। पेपर में कई बार बीच में और लास्ट में क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, शुरू के क्वेश्चन कई बार टफ होते हैं, तो उसको देख के पैनिक नहीं होना है। अपने ऊपर कंट्रोल बहुत जरूरी है कि आराम से पेशेंस के साथ क्वेश्चन को देखें। हो सकता है आगे क्वेश्चन आसान होंगे, या पेपर बहुत टफ होगा तो कट ऑफ नीचे आएगी। अननेसेसरी के तुक्के लगाना या घबराहट में पेपर गलत करना, वो नहीं करना है। ठीक। क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि आपको नहीं पता ना बनाने वाले का क्या माइंडसेट है, वो क्या चाह रहा है, कट ऑफ को नीचे लाना है कि आसान देना है, वो उसके ऊपर की बात है। तो बिना सारे क्वेश्चन देखे थोड़ी समझ पाओगे। फिर देखो क्वालिटी के ऊपर फिर से क्वेश्चन आया, क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक कैन बी कैटेगराइज्ड, क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक कैन बी कैटेगराइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक कैटेगराइज होती है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुपिंग्स। टाइम ओरिएंटेड तो होना चाहिए, इसको मना नहीं कर सकते, बाकी समझ आए या ना आए टाइम ओरिएंटेड होना चाहिए। टाइम ओरिएंटेड होना चाहिए तो 2 और 3 ये गया। इसके अलावा स्ट्रक्चरल होना चाहिए, ये ठीक। 2 नंबर होना है तो ये भी गया। अब या तो 1 2 3 4 लगाएं या तो 1 2 4 लगाएं। तो स्ट्रक्चरल और टाइम ओरिएंटेड तो होना चाहिए, 2 और 4 तो होगा ही होगा। आप बताओ इसमें से क्या लगाया जाए, आप बताइए क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या आता है। क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक में ये थर्ड वाला नहीं आएगा, थर्ड नहीं आएगा, 1 आएगा। सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक 1 2 4, 1 2 4। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर थोड़ा आइडिया है तो अटेम्प्ट करो, नहीं तो मत करो। 2 ऑप्शन में अटक गए, अगर लग रहा है कि भाई आंसर कुछ सुना है, कुछ हल्का फुल्का आइडिया, तब तो रिस्क लो, नहीं तो मत लो। 2 ही तरीके हैं, 1 2 और 4 आंसर है। क्वालिटी कॉस्ट में मेजर कैटेगरीज क्या होती हैं, ये बता लोगे, ये वाला आप बता लोगे, पढ़ा हुआ है क्वेश्चन। क्वालिटी कॉस्ट में मेजर कैटेगरीज क्या होती हैं। क्वालिटी कॉस्ट में प्रिवेंटिव कॉस्ट पहले भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, अप्रेजल कॉस्ट, ये 2 टर्म तो पढ़े हुए हैं। क्वालिटी कॉस्ट में प्रिवेंशन कॉस्ट और अप्रेजल कॉस्ट तो आएगा ही आएगा, ये 2 टर्म आपने कई बार पहले सुने भी हुए हैं। तो 1 और 2 तो लगाना ही लगाना है, देखे एलिमिनेशन से बन रहा है कि नहीं। 1 और 2 तो होना ही है, 1 और 2 होना है तो ये गया। अब 1 और 2 के बाद अब 3 और 4 पर डिपेंड करेगा आंसर क्या होगा। 1 और 2 होना है तो एक एलिमिनेट हुआ इससे, बाकी 3 ऑप्शन अभी भी 1 और 2 दोनों उसमें तीनों में आ रहा है। अब आगे दिमाग लगाएंगे। तो क्वालिटी कॉस्ट में हम प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट की बात इसमें नहीं आती। क्वालिटी कॉस्ट की जब हम बात करते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट हमने यहाँ पे बात नहीं की है। इंटरनल फेल्योर ठीक होगा, तो थर्ड को एलिमिनेट करना है। 3 को एलिमिनेट करके भी आंसर बन जाएगा, थर्ड को एलिमिनेट कर देंगे तो ये गया और ये गया। प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पर वर्ड नहीं आता। क्वालिटी कॉस्ट की जब बात करते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट की बात वहां नहीं आती। आंसर बनेगा 1 2 और 4। प्रिवेंटिव कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट तो होगा ही होगा, और प्रोडक्शन कॉस्ट, क्वालिटी कॉस्ट वाले में हम बात नहीं करते, तो उसको हटाते ही तब आंसर बनेगा। थर्ड को अगर एलिमिनेट कर जाए, और थर्ड अगर हमें सीधे समझ में आ जाता कि थर्ड नहीं होगा तो 3 में एलिमिनेट हो जाता। अगर हमें यह पता होता कि क्वालिटी कॉस्ट में प्रोडक्शन कॉस्ट वाला नहीं आएगा, थर्ड को एलिमिनेट कर देते तो भी आंसर बन जाता। सैंपलिंग प्लान, अब ये थोड़ा अंदर से पूछा गया क्वेश्चन है। सैंपलिंग प्लान के लिए क्या बात सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इवेल्युएटिंग सैंपलिंग प्लान। अब क्लास में देख लो ये पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया। सैंपलिंग प्लान क्लास में कराया है नहीं कराया गया, ये देख लो, अगर पढ़ा होगा तो बनेगा। थोड़ा अंदर से पूछा गया क्वेश्चन है, देखें आप लोग ये डिस्कशन हुआ है या नहीं। सैंपलिंग प्लान सॉरी, if rectifying inspection is conducted for lots rejected by the sampling plan is the average total inspection, ये ठीक है। if rectifying inspection is conducted for lots rejected by the sampling plan is the average total inspection. The average number of item inspected for a series of lot in order to make a decision is the average sample number, ये भी ठीक है। तो अगर ये क्लास में पढ़ाया होगा टीचर ने तो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा ये।
तो एवरेज नंबर ऑफ आइटम इंस्पेक्टेड फॉर अ सीरीज ऑफ लॉट्स इन ऑर्डर टू मेक अ डिसीजन इज द एवरेज सैंपल नंबर बोला जाता है, ये ठीक है। द एवरेज क्वालिटी लेवल ऑफ अ सीरीज ऑफ बैच that leave the inspection station after coming in for inspection at a certain quality level is the average outgoing quality limit। थर्ड सही है कि नहीं? थर्ड वाला बताएं। The average quality level of a series of batches that leave the inspection station after coming in for inspection at a certain quality level, average outgoing quality limit नाम से बोला जाता है। ऑप्शन में भी देख लो पहले क्या दे रखे हैं। 1 और 2 तो होना ही है, 1 और 2 होना है तो ये गया ये गया। अब या तो 1 2 लगाओगे या 1 2 3 लगाओगे। थर्ड वाला एक बार चेक कर लो, थर्ड वाला एक बार चेक कर लीजिए, स्टार लगा देता हूं मैं इस पे। ये सेम स्टेटमेंट आप चेक कर लो, क्योंकि यूपीएससी ने जो आंसर इसको माना है 1 और 2 माना है। थर्ड वाला स्टार लगा दिया, चेक कर लो, क्योंकि अगर पढ़ा हुआ है तभी बनेगा ये, इसमें आप गैस नहीं कर पाओगे। पूरी तरह से पता होगा तभी ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा ये। अगर सैम्पलिंग पढ़ाया हो किसी ने, स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी में आया होगा मेरे हिसाब से, तो ये स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी का टॉपिक होगा, लिखा भी है क्वालिटी के बारे में। तो थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो चेक करना पड़ेगा। हो सकता है यूपीएससी गलत हो, या हो सकता है कि गूगल पे ठीक इन्फॉर्मेशन कुछ दे रखी हो, तो थर्ड वाला चेक करना पड़े। 1 और 2 तो ठीक है, थर्ड वाले में डाउट है मुझे इसका, क्योंकि आइडिया सैम्पलिंग प्लान वाला मेरा पढ़ाया एरिया नहीं है। 1% में डाउट हो उसको देख जरूर लीजिए। प्रिंसिपल क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल क्वालिटी ऑब्जेक्टिव बता लोगे ये तो, इस तरह का क्वेश्चन कल भी हमने एक बात की थी। प्रिंसिपल क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, क्वालिटी फोकस, क्या क्या बात सही है? ऑप्शन भी नहीं दे रहे हैं इसमें। 1 2 3 में क्वालिटी ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है? मुख्य तौर पर क्वालिटी का उद्देश्य क्या है? प्रिंसिपल क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, इस तरह का क्वेश्चन पहले पढ़ा भी है, एक वर्ड से हमने एलिमिनेट करके आंसर बनाया था। काफी लोग जब क्वेश्चन नहीं होते तो परेशान रहेंगे, सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कब होगा, क्वेश्चन कब कराए जाएंगे, और जब क्वेश्चन कराए जाएंगे तो लाइव में कनेक्ट नहीं करेंगे। आप खुद देखो, परेशान करते रहेंगे क्वेश्चन कब होगा। अब ईएस तक के इतने सारे पेपर करा दिए, रोज परेशान करें क्वेश्चन कब कराया जाएगा। और मैंने कहा था कि एग्जाम तक मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा, पर पॉइंट यही है कि क्वेश्चन देखते कितने लोग हैं। फिर लग रहा है मेरी तैयारी करा रहे हैं पेपर देने की। जब थ्योरी कराऊंगा तो क्वेश्चन कब होगा, क्वेश्चन कराऊंगा तो थ्योरी कब होगी, करना दोनों नहीं है। पहले मुझे ये बताओ, द ऑर्गेनाइजेशन शुड अचीव, प्रिंसिपल क्वालिटी उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है क्वालिटी का? द ऑर्गेनाइजेशन शुड अचीव एंड सस्टेन द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट होना चाहिए या क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट होना चाहिए? पहले ये बताओ। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव में पीछे भी एक क्वेश्चन आया था जहां 4 स्टेटमेंट दिए थे, एक में क्वांटिटी वर्ड लिख दिया था। जब क्वालिटी ऑब्जेक्टिव की हम बात कर रहे हैं तो क्वांटिटी हमारा फोकस है क्या? इस वर्ड को पहले पिक करो आप। ऑर्गेनाइजेशन शुड अचीव एंड सस्टेन द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वांटिटी हमारा फोकस है क्या? इस पर क्वालिटी पर हमारा फोकस है, तो क्वांटिटी की बात तो हम ना करें। द ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड कॉन्फिडेंस टू इट्स ओन मैनेजमेंट दैट द इंटेंडेड क्वालिटी इज बीइंग अचीव्ड एंड सस्टेन्ड। ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको एक कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट में देने की जरूरत है कि जो क्वालिटी हमें चाहिए वो हम अचीव कर पाएंगे और सस्टेन भी करेगी। तो मैनेजमेंट अगर कॉन्फिडेंट होगा तो क्वालिटी अपने आप बेहतर होती जाएगी। ये बात तो सही है भाई। क्वालिटी के लिए जो आपके मैन पावर है, मैनेजमेंट है, सुपरवाइजर, इन सबका मोटिवेटेड होना भी जरूरी है। फीडबैक पे प्रॉपर क्लियर है। टेस्टिंग भी जरूरी है, तो टेस्ट प्रोडक्ट क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए ये सारी चीजें जरूरी हैं। इंस्पेक्शन, उसका टेस्टिंग करना, कस्टमर के फीडबैक पे आपको वर्क करना।
द ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड कॉन्फिडेंस टू द परचेजर, द ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड कॉन्फिडेंस टू द परचेजर, ये भी ठीक है। तो 1 नहीं होगा, 2 एंड 3 सही है। वन नहीं होगा, 2 एंड 3 सही है। ट्रायल रन जो किए जाते हैं उनका क्या रीजन होता है, ट्रायल रन क्यों करते हैं? फॉर एग्जांपल मान लो कोई नई तरह की ट्रेन आ रही है, तो ट्रायल क्यों कर रहे हैं? या कोई नई टेक्नोलॉजी वाला आप कुछ नया ला रहे हो, कोई प्लेन है या कोई ट्रेन है या कोई मेट्रो है या कोई बस है, ट्रायल रन क्यों किए जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन फ्यूल वाली गाड़ियां आप ला रहे हैं, तो ट्रायल रन करेंगे ना, उसकी टेस्टिंग वगैरह करेंगे, फाइनल लॉन्च से पहले ट्रायल रन किए जाते हैं। कई बार आप देखते हैं ना कि पीएम या स्टाफ बैठ के जा रहा है ट्रायल रन में, झंडी दिखा रहे हैं, तो ट्रायल रन वगैरह किए जाते हैं मेन लॉन्च से ठीक पहले कि भाई सब कुछ ओके है कि नहीं, या कहीं कोई चेंज करने की जरूरत लास्ट मोमेंट पे है तो चेंज किया जा सके। ट्रायल रन होता है फाइनल लॉन्च के ठीक पहले, चीजों को कमर्शियल ऑपरेट करने, कमर्शियल मार्केट में लाने से पहले उसके एक स्टेज पहले ट्रायल रन किए जाते हैं, ट्रायल किया जाता है, कहीं कोई कमी है तो उसको ठीक कर सकें। ठीक, ट्रायल रन प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू रेमेडी द सिचुएशन ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, ये फाइनल चांस, ट्रायल रन प्रोवाइड अ फाइनल चांस, ये सही है बात। फाइनल मार्केट में लाने से पहले ठीक एक स्टेज पहले ट्रायल रन आप कर रहे हैं, सब कुछ ओके हो चुका है, बस आप ट्रायल कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वो चीज ठीक वर्क कर रही है कि नहीं, और अगर कहीं कोई फाइन ट्यूनिंग करने की जरूरत है, कहीं कोई चेंज करने की जरूरत है, तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है। ट्रायल रन प्रोवाइड अ फाइनल चांस टू फाइन ट्यूनिंग लेवल, कहीं कोई थोड़ा सा भी कमी रह गई है उसको हम ठीक कर लें। टू तो होना ही होना है, इन दोनों स्टेटमेंट में टू तो क्लियर है कि टू तो होगा ही होगा, टू होना ही है, तो इससे ये हट गया। अभी भी कईयों में आ रहा है, तो ट्रायल रन प्रोवाइड अ फाइनल चांस टू फाइन ट्यून लेवल ऑफ अ फैक्टर, ये तो आंसर होगा ही होगा। और स्टेटमेंट देखें जरा, ट्रायल रन प्रोवाइड अ चांस टू मेक एनी नीडेड चेंजेस इन द एक्सपेरिमेंटल प्लान ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, ट्रायल रन प्रोवाइड अ चांस टू मेक एनी नीडेड चेंजेस इन द एक्सपेरिमेंटल प्लान during the experiment. Trial run can help considerably in estimating the time to complete a run. लॉजिस्टिकल सपोर्ट क्या चाहिए अगर कोई बदलाव कर रहे हैं, और टोटल टाइम कितना लगेगा पूरा करने में, ये बात भी सही है। 4 वाला प्रॉपर स्टेटमेंट लिखा है, ट्रायल रन हेल्प करता है कंसिडरेबली एस्टिमेटिंग द टाइम टू कंप्लीट अ रन, लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो चाहिए, टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एक्सपेरिमेंट, 4 भी होगा, 4 भी होगा, तो 4 जो है तीनों में आ रहा है, इसमें भी है इसमें भी, तो 2 एंड 4 तो होना ही होना है, 2 एंड 4 यहां भी आ रहा है यहां भी आ रहा है। अब एक भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए तब पता लगेगा। ट्रायल रन प्रोवाइड अ चांस टू मेक एनी नीडेड चेंजेस, एक्सपेरिमेंटल प्लान में बदलाव कर रहे हैं हम, ट्रायल रन चांस प्रोवाइड करता है टू मेक एनी नीडेड चेंजेस इन द एक्सपेरिमेंटल प्लान ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नहीं, ये फाइनल लॉन्च के पहले की स्टेज होती है, एक्सपेरिमेंट के दौरान नहीं, फाइनल। ट्रायल रन रिकमेंड किए जाते हैं किस कारण से, ट्रायल रन रिकमेंड किए जाते हैं किस कारण से, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है कि एक्सपेरिमेंटल प्लान ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, ये फाइनल लॉन्च के पहले की स्टेज है, एक्सपेरिमेंटल प्लान नहीं होना चाहिए, तो थर्ड वाला इसमें नहीं होगा, थर्ड को एलिमिनेट कर सकते हैं। इतने से ही बात बनेगी कि नहीं, थर्ड एलिमिनेट होगा तो ये दोनों हटेंगे, ये बनेगा सी, इसका आंसर बनेगा सी, 2 एंड 4, ऑल नहीं होगा, 2 एंड 4 बनेगा इसका। फाइन ट्यूनिंग, फाइनल लॉन्च के पहले छोटे मोटे कोई बदलाव हैं वो कर सकते हैं। ट्रायल रन होता है कि ऑलमोस्ट सब कुछ बन चुका है, प्रॉपर सब कुछ बन चुका है, बस फाइनल लॉन्च के पहले आप ट्रायल कर रहे हो कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं, छोटे मोटे बदलाव करने की जरूरत होती है वो हम ट्रायल रन के बाद कर लेते हैं, नहीं तो वो बिल्कुल फाइनल ही है सब कुछ, बस लॉन्च करने के पहले टेस्टिंग आप कर ले, ट्रायल कर ले रहे हो, तो वो कंप्लीट है सारा उसमें।
इसमें से कौन सोर्स ऑफ वेरिएशन नहीं है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में? इसमें से कौन सोर्स ऑफ वेरिएशन नहीं लाता कंस्ट्रक्शन में? मटेरियल सोर्स ऑफ वेरिएशन हो सकता है कि नहीं? अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और मटेरियल में बदलाव ये कंस्ट्रक्शन में बदलाव ले आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ वेरिएशन? कौन सोर्स ऑफ वेरिएशन नहीं है? स्टैंडर्ड्स जो बने होते हैं वो एक जैसे बने हुए हैं। स्टैंडर्ड जो बने हैं बिल्डिंग के लिए वो एक बार में एक जैसा नियम बना रखा है, वो सोर्स ऑफ वेरिएशन नहीं है। वो फिक्स एक रूल रेगुलेशन बना दिए, स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं, वही चलेगा। इक्विपमेंट में बदलाव होगा, मटेरियल में बदलाव होगा या सराउंडिंग एनवायरनमेंट बदलेगा तो ये वेरिएशन का कारण बन सकते हैं। सोर्स ऑफ वेरिएशन इक्विपमेंट भी है, मटेरियल भी है, एनवायरनमेंट भी है, स्पेसिफिकेशन नहीं, स्टैंडर्ड्स एक जैसे लिखे हुए हैं, सोर्स ऑफ वेरिएशन नहीं माना जाएगा। एनवायरमेंटल मूवमेंट, एनवायरमेंट को लेकर चर्चा, कंसिडरेशन, ये एक किताब से शुरू हुआ था जिसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग। एनवायरमेंट जो मैंने पढ़ाया था उसकी शुरुआत यहीं से की थी। किसने इस किताब को लिखा था? जहां पे पेस्टिसाइड्स वगैरह को लेकर बात हुई थी। एनवायरमेंटल कंसर्न जो एक मूवमेंट का रूप ले लिया, उसने दुनिया में चर्चा होने लगी, इसकी शुरुआत साइलेंट स्प्रिंग नामक किताब से हुई। किसने लिखा था? सब बता लेंगे? ये तो सभी बता लेंगे। स्टार्ट ही मैंने एनवायरमेंट यहीं से किया था। एक लेडी है, उन्होंने लिखी थी, एनवायरमेंट की शुरुआत यहीं से हुई थी, जहां पेस्टिसाइड वगैरह को लेकर चिंता जाहिर की थी। रसेल कार्सन। रसेल कार्सन। साइलेंट स्प्रिंग कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये रसेल कार्सन की बुक है। एनवायरमेंट के ऊपर पेस्टिसाइड्स वगैरह के ओवर यूज के बारे में, कि एनवायरमेंट को कैसे नुकसान कर रहा है। प्रिंसिपल ऑफ सेरीस। इतनी सारी दुनिया में संस्थाएं हैं, अब कहीं से भी क्वेश्चन पूछ रखा है। इतनी सारी संस्थाएं हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं, एनजीओ हैं, अब कोई भी संस्था पूछ दे रहा है। इंडिया वाला पूछे तो फिर भी याद रहे, ये इंटरनेशनल वाले भी ज्यादा पूछ दे रहा है, और जानबूझ के ऐसी पूछ रहा है जिसकी जानकारी लोगों को ना हो। तो ये समझ आना कि उस क्वेश्चन को फिर नहीं करना, उन क्वेश्चन के चक्कर में ना पड़ा जाए फिर, जो जानबूझ के पूछा गया है कि ना बता पाओ। ये है कोalition फॉर environmentally responsible economies। ये एक एनजीओ, एक संस्था है, ये इसका नाम है कोalition फॉर सेरिस। एस्ट्रॉइड की बात नहीं हो रही है, एनवायरमेंटल एक एनजीओ है उसकी बात हो रही है। सेरिस नाम का एक ड्वार्फ प्लेनेट भी, उसकी बात नहीं हो रही है। यहां बात हो रही है, ये एक एनजीओ है एनवायरमेंट का। साइंस एंड टेक में मैंने एक ड्वार्फ प्लेनेट के नाम भी बताए हैं, प्लूटो, सेरिस, ये एनवायरमेंट के बारे में पूछ रहा है। तो कोalition फॉर एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमीज, ये इसका नाम है, एनजीओ है एक। तो इसका जो पर्पस किन चीजों पर होगा, इसका जो पर्पस है वो किन चीजों से रिलेटेड? एनर्जी, पब्लिक की अवेयरनेस, बायोस्फीयर को बचाना, ये तो एनवायरमेंटल चीजें ही हैं। एनर्जी कंजर्वेशन पे जब एनवायरमेंट की बात आ रही है तो एनर्जी कंजर्वेशन, लोगों को जागरूक करना, बायोस्फीयर प्रोटेक्शन, ये तो होगा ही। कंट्रोल्ड प्रोटेक्शन इसका प्रिंसिपल सिद्धांत में नहीं आता। कंट्रोल्ड प्रोडक्शन जो है वो इसके सिद्धांत में नहीं है। एनर्जी एनवायरमेंट तो है, एनर्जी एनवायरमेंट है, और लोगों को जागरूक करना भी इसका पार्ट है। लोग जागरूक नहीं होंगे तो कुछ भी करके फायदा नहीं है। कंट्रोल प्रोडक्शन इसमें नहीं आता, ये आंसर होगा। नॉट पूछा है ना। टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी का सबसे बड़ा जो ये एरिया कहां पर है? टाइड बहुत बनते हैं, टाइडल एनर्जी बहुत अवेलेबल है। ग्रीन एनर्जी में एक टाइडल एनर्जी भी होता है, पढ़ाया हुआ है। तो ग्रीन एनर्जी में एक एनर्जी है टाइडल एनर्जी। तो कहां पर टाइड बहुत ज्यादा बनते हैं, जिसका बहुत ज्यादा पोटेंशियल है टाइडल पावर जनरेट करने का? इंडिया में कहां पर है? इंडिया में टाइडल एनर्जी जनरेट करनी है तो कौन सा एरिया है जिसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है? ये तो वर्ल्ड का पूछा है, आप इंडिया वाला बताओ जरा। पढ़ाया हुआ है ग्रीन एनर्जी में। इंडिया में टाइडल पावर जनरेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा कहां पर है? मालूम है किसी? कच्छ, गल्फ ऑफ कैम्बे, आसपास ही है गल्फ ऑफ कैम्बे और कच्छ।
कैम्बे मतलब खंभात, खंभात की खाड़ी। गल्फ ऑफ कैम्बे का जो एरिया है टाइडल पावर जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है। गुजरात जब आप मैप देखते हो तो इस तरह से है ना गुजरात, तो इधर कच्छ है, इधर कैम्बे है, इधर कच्छ, इधर कैम्बे, पास पास में ही है। कैम्बे को हम खंभात भी कहते हैं। तो टाइडल पावर जनरेशन इंडिया में बात की जाए तो गल्फ ऑफ कैम्बे, इसका पोटेंशियल ज्यादा है। और वर्ल्ड में देखें तो बे ऑफ फंडी, जिसका मेन एरिया कनाडा में है और कुछ हिस्सा अमेरिका से भी टच करता है। इसका जो मेन एरिया है वो कनाडा में पड़ता है, कुछ हिस्सा अमेरिका से भी टच करता है। अटलांटिक ओशियन का मैप देखोगे, अटलांटिक ओशियन में देखेगा बे ऑफ फंडी। अटलांटिक ओशियन में ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, अटलांटिक ओशियन में नॉर्थ की तरफ दिखेगा बे ऑफ फंडी, अटलांटिक में। सॉरी, अटलांटिक ओशियन, सॉरी। देखो, तो टाइडल पावर जनरेशन बे ऑफ फंडी का पोटेंशियल ज्यादा है। इंडिया में देखें तो गल्फ ऑफ कैम्बे। अगला सवाल, क्योटो प्रोटोकॉल, सीधा सीधा क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। क्योटो प्रोटोकॉल 97 में जापान में साइन हुआ, 2005 से लागू हुआ, 8 साल बाद लागू हुआ था। तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 जापान में साइन हुआ, 2005 में जाके लागू हुआ, 8 साल के बाद। ये किससे कनेक्टेड है? कई सारे प्रोटोकॉल बताए थे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, उसके अलावा स्टॉकहोम कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन, उसके अलावा आपने पढ़ा था स्टॉकहोम कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन, बहुत सारे पढ़ाए हुए थे। क्योटो प्रोटोकॉल जापान में साइन हुआ 97 में, 8 साल बाद 2005 में लागू हुआ। ये किसके बारे में था? ग्रीन हाउस गैस को कम करना। इसका पर्पस था ग्रीन हाउस गैस में कैसे कमी लाई जाए, और ग्रीन हाउस गैस में कमी लाई जाएगी तो क्लाइमेट चेंज कंट्रोल में आएगा। ग्रीन हाउस गैस किससे रिलेटेड बात है? ग्लोबल वार्मिंग से। ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल होगी तो क्लाइमेट चेंज कंट्रोल होगा। तो क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस के रिडक्शन की बात करता है। ये कहता है ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन की बात, तो ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन होगा तो ग्लोबल वार्मिंग रिडक्शन होगा, ग्लोबल वार्मिंग रिडक्शन होगा तो क्लाइमेट चेंज कंट्रोल होगा। ठीक, अब ये टफ क्वेश्चन है, देखो ये अंदर से जाकर पूछा हुआ सवाल है और टफ सवाल है ये। कार्सन का जो नियम है एनवायरनमेंट को लेके जो बात की, उनमें कहते हैं कौन सी अप्रोच कहती है कि नेचर की भी अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू, नेचर की अपनी भी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है और हमें उसको उस वैल्यू के कारण प्रोटेक्ट करना चाहिए। वैल्यू वगैरह की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं फिलॉसफी, एथिक्स, इससे जोड़ के बात कर रहे हैं कि ह्यूमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एनवायरनमेंट को बचाए, क्योंकि एनवायरनमेंट की कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। सवाल का मतलब ये है, कार्सन ने जो कहा, कार्सन ने एनवायरनमेंट को एक तरह से एथिक्स की तरफ भी इंक्लाइन किया, लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो कि एनवायरनमेंट को बचाना क्यों जरूरी है। तो एनवायरनमेंट की अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू भी है, तो ह्यूमन की जिम्मेदारी है कि उस वैल्यू को प्रोटेक्ट करें। ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए जरूरी है उसको प्रोटेक्ट करना। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन को जिम्मेदारी का एहसास कराना कि एनवायरनमेंट को बचाए, इसको एक्साइलॉजिकल कहते हैं। ह्यूमन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए काम करे, क्योंकि एनवायरनमेंट के पास एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, अगर हम उसको लूज कर देंगे तो हम भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एक्साइलॉजिकल इसका मतलब होता है, इसी चीज को एक्साइलॉजिकल कहते हैं इंग्लिश में। तो टफ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शब्दों के मतलब नहीं पता होंगे। वो तो पूरा आप समझाया जाए कहानी की तरह तब पता लगेगा भाई क्या, पर पूरा समझाने के बाद भी इंस्ट्रूमेंटल, एक्साइलॉजिकल के मीनिंग क्या है, वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा तो भी नहीं बनेगा। क्वेश्चन तो समझ आ गया पूछ क्या रहा है, पर ऑप्शन जिस तरह से बनाए हैं, जैसे एंथ्रोपोलॉजिकल, एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन, पर ये फिलोसॉफिकल ओरिएंटेशन वाला वर्ड है, वैल्यू, फिलोसफी, एथिक्स, तो एक्साइलॉजिकल इसका मतलब होता है। ये अंदर से आगे पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन समझ आने के बाद भी ऑप्शन में फिर दिक्कत आ जाएगी, इंग्लिश वर्ड नहीं क्लियर होगा। गैया हाइपोथेसिस, ये गैया हाइपोथेसिस कहती है कि एनवायरनमेंट तो खुद को सेल्फ रेगुलेट कर लेता है। एनवायरनमेंट के पास तो ये खूबी है कि खुद को सेल्फ रेगुलेट कर लेता है, पूरी कोशिश करता है कि जो आपने नुकसान किया उसको वो रिकवर कर जाए। तो एनवायरनमेंट में जो गैया हाइपोथेसिस हम बात करते हैं, ये बताता है सेल्फ रेगुलेटिंग
सेल्फ रेगुलेटिंग अप्रोच ऑफ अर्थ खुद को सेल्फ रेगुलेट कर लेती है, काफी सारी प्रॉब्लम जो है उसको अर्थ खुद से ठीक कर लेती है, खुद से हील कर लेती है। तो गैया हाइपोथेसिस, अब क्वेश्चन तो समझ आया। चलो, ये कहता है कि अर्थ जो है वो सिंगल ऑर्गेनिज्म की तरह देखा जाए जो खुद को सेल्फ रेगुलेट कर लेता है। ये कंसेप्ट किसने दिया था? जेम्स लवलॉक की थ्योरी है ये। गैया हाइपोथेसिस एनवायरनमेंट के क्षेत्र में जेम्स लवलॉक की थ्योरी है। एनवायरनमेंट इतना पढ़ाया है मैंने, उसके बाद भी आप देखो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको हवा भी नहीं लगेगी। एनवायरनमेंट इतना पढ़ा रखा है, इवन सिविल सर्विसेज के लिए भी एनवायरनमेंट काफी कंटेंट आपके पास है, पर उसके बाद भी इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, सीधी सी बात है। अब कोई कह रहा है कि सर एनवायरनमेंट आपने पढ़ा दिया, वो सिविल्स के लेवल का है। अरे भैया, टॉपिक पढ़ाए हैं। अब मान लो यूट्रोफिकेशन पे जिक्र करूंगा तो पूरी बात करूंगा मैं उस पर, सिविल्स में क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा। और उतना पढ़ने के बाद भी अब जहां पे नाम पूछ ले रहा है लोगों के, एक एक थ्योरी किसने दी है, तो आप देख रहे हो उतना पढ़ने के बाद भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां हवा नहीं लग रही। तो आप क्वेश्चन में कहां से क्या पूछ बैठेगा, आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। प्रॉब्लम क्या है, कुछ लोगों ने बहुत शॉर्ट में करा दिया, अब उसको लेकर लोगों को लग रहा है कि सर आपने कहीं कहीं ज्यादा करा दिया। अरे इसलिए करा दिया क्योंकि सिलेबस और क्वेश्चन आपको पहले से नहीं पता है। थोड़ा सा भी दाएं बाएं कहीं से कॉपी कर लेगा, दिक्कत हो जाएगी। फिर प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ोगे, दिक्कत होगी। ठीक है, क्योंकि पेपर होने के बाद गूगल से सर्च करके इंफॉर्मेशन निकाल लो, उसका कोई मतलब नहीं। पेपर होने के पहले कितना आपने पढ़ रखा है, जितना पढ़ लेंगे उतना बेटर है। वही एक चीज है, नॉलेज ही आपको पेपर में पार लगाएगी, और कोई शॉर्टकट नहीं है भाई। सीधी सी बात है, शॉर्ट में अगर चीजें पढ़ा दी तो प्रोबेबिलिटी कम है क्वेश्चन आने की। कंप्रहेंसिव तरीके से, प्रॉपर तरीके से पढ़ाया तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है आने की। नॉलेज ही एक तरीका है जो पेपर में पार लगाएगा। शॉर्टकट रिस्की भी फिर उतना ही है शॉर्ट में पढ़ोगे तो। पर कुछ लोगों की परेशानी ये है कि आरोहण को बहुत लेट ज्वाइन किए, अप्रैल में पेपर की डेट आ रखी है, फरवरी में ज्वाइन कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं मैं कैसे पढ़ पाऊंगा। तो लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो सिलेबस मेरे कंट्रोल में थोड़ी है कि सिलेबस कम कर दिया जाए। सिलेबस तो यूपीपीएससी ही ने दिया है ना, यूपीपीएससी वालों ने। अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं लेट ज्वाइन किए हैं तो शॉर्ट में चीज हो जाए, क्रैश कोर्स टाइप का करा दो सर। लेट ज्वाइन किए तो मेरे कहने से सिलेबस थोड़ी कम हो जाएगा। हमने तो 20 दिसंबर को शुरू किया था, इसीलिए पेपर भी सारे सॉल्व करवा रहा हूँ। पेपर भी इसकी कोई नहीं लगवा रहा होगा, पेपर भी जरूरी है करना। चलो अगले सवाल पर आए। एनर्जी यूज्ड बाय मैन डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस। जो यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो एनर्जी हम यूज कर लेते हैं, रेडिएशन एनर्जी जैसे सोलर वगैरह यूज करते ही हो, रेडिएशन एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी पढ़ चुके हो, ग्रेविटेशनल एनर्जी का भी इस्तेमाल हो सकता है, फ्रिक्शनल एनर्जी। ये गलत स्टेटमेंट है, नॉट पूछा है तो ये आंसर होगा। नॉट पूछा है फ्रिक्शनल, भाई रेडिएशन जियोथर्मल तो पढ़े ही हो, तो आंसर होगा सी, फ्रिक्शनल एनर्जी। इस नाम से हमने चर्चा नहीं की थी, एनर्जी फॉर्म में हमने इसके बारे में चर्चा नहीं किया कुछ। रेडिएशन जियोथर्मल से पढ़े ही हो, सी आंसर होगा। ये आसान था क्वेश्चन। हाँ, एक ये क्वेश्चन बताओ, सैक्रेड काउ, होली काउ, पवित्र गाय, क्या मतलब है? प्रोजेक्ट की दुनिया में इसका क्या मतलब होता है? सैक्रेड काउ या होली काउ। अब इस तरह के क्वेश्चन है, बिल्कुल यूपीपीएससी यही में पूछ सकता है। सिंगल लाइनर है, आसान क्वेश्चन है। नेपोटिज्म क्वेश्चन आया था इस पेपर में, नेपोटिज्म क्यों नहीं पूछ सकता? सिंपल क्वेश्चन है, सिंगल लाइनर है। सैक्रेड काउ शब्द का क्या मतलब है? सैक्रेड काउ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में कुछ टॉप प्रोफाइल के लोग होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में टॉप प्रोफाइल के लोग होते हैं जिनसे आप किसी प्रकार का क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछ सकते। आपके पास एक्सेस भी नहीं होता कि उन तक आप पहुंच सको या उन पर आप कोई क्वेश्चन रेज कर सको या कोई एलिगेशन वगैरह रेज कर सको। तो बहुत पावरफुल ग्रुप जो बिल्कुल ऊपर के लेवल पे बैठा है, जो इस चीज से बियॉन्ड होते हैं, इस चीज से परे होते हैं कि आप उनसे कोई क्वेश्चन वगैरह पूछ पाओ, आपको एक्सेस ही नहीं होता उतना, उनको बोलते हैं सैक्रेड काउ। और ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। वो लोग खुल के आप उनसे बात नहीं कर सकते, उन पर एलिगेशन नहीं लगा पा रहे हो, उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हो, किसी चीज का कोई रीजन नहीं पूछ पा रहे हो। मान लो वो पॉलिसी में कुछ बदलाव कर रहे हैं और आप उनसे बात भी नहीं कर सकते कि ये बदलाव क्यों कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज का नुकसान भी होता है। अगर ऊपर बैठे लोग, मैनेजमेंट वाले ठीक नहीं होंगे,
और आप उनसे कुछ कह भी नहीं सकते, सवाल जवाब भी नहीं कर सकते, वो इससे बियॉन्ड है, ऊपर है। और अगर वो कोई चेंज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत आ रही है, आप तो भी कुछ नहीं पूछ सकते उनसे, पर उससे कई बार ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान भी हो जाता है। तो सैकर्ड काउ जो है ना, इस चीज से भी कंपनी को नुकसान होते हैं कि ऊपर बैठे लोग अपने आप को भगवान मान बैठे, कोई भी बदलाव कर रहे हैं और उनसे कोई क्रॉस क्वेश्चन भी ना कर पाए। अब आंसर करो। तो सैकर्ड काउ वो पावरफुल लोग, हाई रैंक ऑफिशियल, जो क्वेश्चन आंसर से परे हैं, आप उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकते और वो अपने अकॉर्डिंग संस्था में बदलाव वगैरह करते हैं, कुछ आप उनसे कह भी नहीं सकते, पूछ भी नहीं सकते। कई बार कंपनी को इसके कारण नुकसान होता है, उनकी जवाबदेही नहीं तय हो रही। यहां 15 का ए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टॉप टू डाउन अप्रोच, टॉप टू बॉटम अप्रोच, टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेशन। नॉट पूछ रहा है तो टाइम एंड कॉस्ट में, टाइम एंड कॉस्ट आंसर तो नहीं होगा, टाइम एंड कॉस्ट सीधे सीधे लिख रहा है, कॉस्ट एंड टाइम इंपॉर्टेंट, ये तो आंसर नहीं होगा फिर। अरे भाई जो वर्ड लिखा है वही आंसर थोड़ी हो जाएगा, यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। तो कंडीशन टॉप टू डाउन टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेशन अप्रोच जो करते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल है। हाई अनसर्टेनिटी, इंटरनल स्मॉल प्रोजेक्ट, ठीक है। कॉस्ट एंड टाइम सीधे सीधे नहीं होगा, बी आंसर होगा। नेटवर्क कंप्यूटेशन प्रोसेस के बारे में क्या बात सही है? मैकेनिकल सिविल दोनों बता लोगे ये तो। नेटवर्क कंप्यूटेशन प्रोसेस के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है? मैकेनिकल सिविल दोनों पढ़े हो? It start with the first project activity and traces each path sequential activity chain through the network to the last activity। यही सही है, करेक्ट है, सभी का ठीक है आंसर। प्रोडक्शन के बारे में क्या बात सही है? द मेजर एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट में लीड टू सिकनेस, मतलब निगेटिव। प्रोडक्शन के मेजर एस्पेक्ट क्या हैं जो सिकनेस क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? एस्पेक्ट की प्रोडक्शन के कौन से वो मेजर कारण है जो प्रॉब्लम, सिकनेस क्रिएट करते हैं, जिनका नतीजा निगेटिव हो सकता है? प्रोडक्शन संबंधित कौन सी वो मेन चीजें हैं जिनका नतीजा निगेटिविटी की तरफ है, नुकसान करने वाला है, सिकनेस की तरफ है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ जाए, ये प्रॉब्लम है कि नहीं, पहले ये बताओ। कोई चीज का प्रोडक्शन अगर उसकी लागत बढ़ जा रही है, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, लेबर महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई, रेंट महंगा हो गया, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो ये नुकसान करने वाली चीज है। ट्रू। प्रोडक्शन की क्वांटिटी, जितना प्रोडक्शन करना था अपनी पूरी कैपेसिटी पे प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, उतनी क्वांटिटी हम नहीं दे पा रहे हैं, जितनी सप्लाई हमें करनी है उतनी हम नहीं कर पा रहे, ये भी प्रोडक्शन में निगेटिव टर्म है। अपनी फुल कैपेसिटी पे प्रोडक्शन आप नहीं कर पा रहे तो डिमांड को पूरा ही नहीं कर पाएंगे। एग्जांपल के लिए कार, डिमांड बहुत है, उतनी क्वांटिटी आप प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे, लेबर नहीं है या स्ट्राइक हो गई, या जितनी डिमांड है उतनी मशीन आपके पास नहीं है, तो क्वांटिटी डिक्रीज कर गई, तो भी इसका भी ध्यान रखना होता है। कॉस्ट भी हमारी सही रहे और जितना प्रोडक्शन करना है वो भी पूरे फुल फ्लैश प्रोडक्शन चलता रहे। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट नॉट मीटिंग द स्टैंडर्ड और कस्टमर एक्सपेक्टेशन, इसको तो आप काट ही नहीं सकते। जो क्वालिटी प्रोडक्ट हमको बनाना है वो मीट ही नहीं कर पा रहा स्टैंडर्ड को, जिस स्टैंडर्ड या जिस कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी देनी है वो क्वालिटी नहीं आ पा रही, ये भी एक सिकनेस, निगेटिव टर्म है। प्रोड्यूसिंग मोर क्वांटिटी देन कैन बी सोल्ड लीडिंग टू एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक। प्रोडक्शन में एक प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि हमने ज्यादा प्रोडक्शन करके रख लिया तो उसको स्टॉक करना मुश्किल है, रखने की जगह फिर अलग से जगह लोगे तो रेंट दोगे उसका। प्रोडक्शन करके हमारी कोशिश जल्दी जल्दी चीजें बिक जाए, अगर इन्वेंट्री पड़ी रह गई, वो इकट्ठा पड़ा रह गया तो जगह खाली हुई नहीं, प्रोडक्शन होता जा रहा है और प्रोडक्ट आते जा रहे हैं और जो रखा है वो बिक नहीं रहा।
तो ये भी प्रोडक्शन के समय समस्या है कि नहीं? ज्यादा क्वांटिटी अगर प्रोड्यूस हो गई, जितनी डिमांड उससे ज्यादा बना लिए तो आपके पास स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा। ये भी प्रोडक्शन में समस्या है, बिल्कुल है। चारों बातें सही है, एक को भी नहीं काट सकते। अठारह का बी, ऑल फोर। ये बताओ भाई 19 नंबर। जो देख रहे हो कुछ क्वेश्चन टफ है, कोई आसान भी है, ऐसा नहीं कि पूरा पेपर टफ आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट आर दोज विच आर टू बी completed within stipulated time even at the cost of ending up with a higher project cost? कुछ प्रोजेक्ट टाइमली पूरे करना बहुत जरूरी है, चाहे उसमें लागत ज्यादा भी लगानी पड़ जाए, चाहे उसमें फाइनल होने में ज्यादा पैसा भी लगाना पड़ जाए, पर उनको टाइमली कंप्लीट करना या टाइम से पहले पूरा करना बहुत जरूरी है। ऐसे प्रोजेक्ट क्या कहते हैं? चाहे कॉस्टिंग ज्यादा ही लगानी पड़ जाए पर उसमें आप लेट नहीं कर सकते। क्रैश प्रोजेक्ट्स। क्रैशिंग पढ़ चुके हो पहले भी, क्रैशिंग पहले पढ़ चुके हैं। क्रैश प्रोजेक्ट्स ये बताओ, यही पढ़ाया हुआ है जीके करंट अफेयर में, शुरू में ही पढ़ाया हुआ है। ये कौन सी पॉलिसी संबंधित है मनी की सप्लाई को रेगुलेट करती है? मनी का जो फ्लो मार्केट में जा रहा है, कब ज्यादा हो कब कम हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करके मनी फ्लो को कंट्रोल करते हैं। कौन सी नीति ऐसी होती है जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा घटाकर? इस पॉलिसी को क्या कहते हैं? इस पॉलिसी को क्या कहा जाता है? और रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन बढ़ाता घटाता है? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन बढ़ाता घटाता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आरबीआई पढ़ाया था। रेपो रेट को, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट पढ़ाया हुआ है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिसमें मेन आरबीआई है, रेपो रेट वगैरह को चेंज करके मनी के फ्लो को कभी बढ़ाना कभी घटाना, मनी सप्लाई को रेगुलेट करना, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। अब क्वेश्चन देखो कहां कहां से पूछे हैं, और फिर आप कह रहे हो शॉर्ट में पढ़ लो। शॉर्ट में पढ़ कैसे काम चलेगा? पूछने की कोई लिमिट नहीं है, तो कंटेंट होगा तभी क्वेश्चन बनेंगे। अब अगर मैंने कम में पढ़ाया होता तो समझ नहीं आता क्या पूछ रहा है सवाल। आप खुद ही देखो, ईएस के पेपर टफ माने जा रहे हैं और कितने क्वेश्चन आप कर रहे हो, मैं बता भी रहा हूं तो यहाँ पर ये पढ़ाया था। अगर वो कंटेंट नहीं पढ़े होते तो ये सब कैसे बन पाते? अब कई लोग शॉर्ट में कवर करके जा रहे हैं, पेपर में हवा नहीं लगेगी, फिर क्या करना है? नॉलेज होगी तभी क्वेश्चन बनेंगे, सीधी सीधी बात है। कंपटीशन है ये, सेशनल एग्जाम नहीं है। तो मनी के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इंटरेस्ट रेट वगैरह को बढ़ाती घटाती रहती है। मनी सप्लाई को रेगुलेट करना, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी तो बजट सरकार लाती है। जो फिस्कल पॉलिसी का मतलब बजट, सरकार की आमदनी कितनी हुई, खर्चा कितना है, वो सब फिस्कल पॉलिसी में आता है। यहाँ मनी के फ्लो की बात है तो वो बैंकिंग से रिलेटेड है, मॉनेटरी पॉलिसी। ये सब मटेरियल साइंस है आपका। ये सब मटेरियल साइंस है। एक ये सवाल देखो 23 नंबर। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन बाय वर्च्यू ऑफ देयर नेट इलेक्ट्रिक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो अट्रैक्टिव बॉन्डिंग होती है चार्ज के बीच में, जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन वो किसके कारण है? ये पैर से टिक करने वाला क्वेश्चन, हाथ की भी जरूरत नहीं भाई। मुझे दो वर्ड बस समझ आ रहे हैं। चार्ज के बीच में अट्रैक्शन की बात कर रहा है। क्या फार्मूला पढ़ते थे भाई? बिल्कुल सही है, कूलम्ब। इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टार्टिंग में पढ़ते थे, ये स्टार्ट यहीं से होती थी बात। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में अट्रैक्शन की जब बात हो रही है तो भाई कूलम्ब वाला जो कंसेप्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये सब मटेरियल साइंस ही लग रहा है। पॉलीमर वगैरह पूछा है। अच्छा, पॉलीमर कंपोजिट, इन पे देखो क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। पॉलीमर कंपोजिट वगैरह मटेरियल साइंस में इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ाया हुआ है आईसीटी में। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जहां इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी डिवाइस आपस में जुड़ी हैं।
आपके स्मार्ट वॉच, आपका मोबाइल, कार का लॉकिंग सिस्टम, घर का सिक्योरिटी सिस्टम, आपने इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी गैजेट्स, बहुत सारी डिवाइसेस को जोड़ रखा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स उसे ही बोलते हैं। इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी चीजों को आपस में कनेक्ट कर लेना। ये कह रहा है कि आईओटी के लिए राउटिंग अटैक, आईओटी पर खतरा किस चीज से है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है, सेल्फ अवेयर प्रोडक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं कि आप घर से निकले या सुबह सो के उठे तो गीजर ऑन हो गया, अलार्म क्लॉक चल गई, घर से निकले घर लॉक हो गया, ड्राइवरलेस कार है, सब इंटरनेट से चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। पर आईओटी के ऊपर जो खतरा है वो इनमें से कौन सा वाला उसके ऊपर रिस्क है? इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो इंटरनेट से चल रहा है, आईओटी जो है इंटरनेट से चल रहा है। इंटरनेट पे कई बार लोग क्या करते हैं, बहुत सारी फेक आईडीज बना लेते हैं, बहुत सारी फेक आईडीज बना लेते हैं आपको धोखा देने के लिए, या आईडी की क्लोनिंग कर लेते हैं। बहुत सारी फेक आईडीज बना लेना, आईडी की क्लोनिंग कर लेना, आईपी एड्रेस को मैनिपुलेट करना, ये इसमें आता है, क्लोन आईडी एंड सिबिल अटैक्स। बहुत सारी मल्टीपल फेक आईडीज वगैरह बनाना, इसको सिबिल बोलते हैं, सिबिल अटैक। तो इंटरनेट वाला जो खतरा है वही आईओटी के लिए खतरा है। इंटरनेट वाला जो रिस्क है वो रिस्क यहां पे भी रहेगा, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से ही काम करता है ये। इंटरनेट वाला जो रिस्क है वही रिस्क यहां भी रहेगा, क्योंकि चलता इंटरनेट से है, कनेक्ट उसी से है। ओएसआई मॉडल कई बार क्वेश्चन आ चुका, और बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, कॉपी की लाइन टू लाइन मैच, एज इट इज कॉपी की लाइन है। ओएसआई मॉडल में जब हम कनेक्ट करते हैं, दो डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, ओएसआई मॉडल का जब यूज करते हैं तो 7 लेयर होती हैं। कौन सी लेयर कनेक्शंस को डील करती है, मैकेनिकल कनेक्शन, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, कौन सी लेयर में ये सब डिफाइंड होता है? फिजिकल मीडियम वगैरह जो है, जो कनेक्शंस वगैरह किए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल चीजों को जोड़ा जाता है, वो कौन सी लेयर में डिफाइंड होता है? ओएसआई मॉडल में देखोगे एज इट इज सीधी लाइन लिखी मिल जाएगी आपको। तो जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको नहीं गड़बड़ करना। फिजिकल लिंक लेयर पहली ही लेयर में होता है, ये पहली ही लेयर में होता है, फिजिकल लिंक लेयर में। Which one of the following system is used when there are rigid time requirement on the operation of a processor or the flow of data, and thus is often used as a control device in dedicated application? रियल टाइम सिस्टम में होता है, ये रियल टाइम में, ये रिक्वायरमेंट है रियल टाइम सिस्टम में। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज यूज, कौन सा सिस्टम यूज होता है रिजिड टाइम रिक्वायरमेंट on the operation of a processor or the flow of data used as a control device in dedicated application? Dedicated application, real time system, real time system. Which one of the following server is a tool that allow an information provider to prepare index of unstructured document and allow user to search these indexes with natural language question? नेट पे बहुत सारी चीजें आप सर्च कर लेते हो, रेंडमली बहुत सारी चीजें पड़ी हैं और आप सर्च कर लेते हो, किसके माध्यम से? इस तरह कुछ बताओ। तो कौन सा सर्वर इज ए टूल दैट अलाउ एन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर टू प्रिपेयर इंडेक्स ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट एंड अलाउ यूजर टू सर्च दिस विद नेचुरल लैंग्वेज क्वेश्चन? वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसी से जोड़ के देखो, वाइड एरिया, www से जोड़कर याद रखने का तरीका है वाइड एरिया। वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर। ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, क्लाइंट सर्वर मॉडल पढ़ाया हुआ है। ओएसआई मॉडल वगैरह जब बताया था तो क्लाइंट सर्वर मॉडल बताया था। तो इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल प्राइवेसी प्रोवाइड करता है कम्युनिकेटिंग एप्लीकेशन क्लाइंट सर्वर के बीच? सेम क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। क्लाइंट सर्वर मॉडल में प्राइवेसी प्रोवाइड कर रहा है कौन?
क्लाइंट सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन मॉडल है उसमें एसएसएल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है ये। सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल ये प्राइवेसी प्रोवाइड करता है क्लाइंट सर्वर मॉडल में कम्युनिकेशन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ आईसीटी? हमें कुछ पढ़ना हो ना पढ़ना हो, बस हमें 2 वर्ड समझ आ गए। आईसीटी एडवांटेज की बात कर रहा है एजुकेशन में, कुछ मत पढ़ो, बस हमें ये समझ आ गया आईसीटी का एडवांटेज पूछ रहा है लर्निंग में। पूरी बात पढ़ोगे तब भी कहानी की जरूरत नहीं है, उलझ जाओगे इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ब्रांच्ड और इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग टाइप और स्टाइल? अब ये बकवासबाजी है, हमें पूरी बात का कंक्लूजन समझ आ रहा है। एडवांटेज आईसीटी का लर्निंग में, कुछ भी पूछ रहा हो, चाहे आईसीटी एडवांटेज तो पूछ ही रहा है, चाहे वो ब्रांच वांच कुछ भी पूछ रहा हो। एडवांटेज आईसीटी का लर्निंग में। मुझे एक बात बताओ, ये बहुत एक्सपेंसिव है क्या? एजुकेशन के अंदर आईसीटी का जो फायदा, ये बहुत एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव होता तो प्रमोट होता। ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह जो बढ़ावा मिल रहा है, आईसीटी बेस्ड लर्निंग जो बढ़ रही है, एक्सपेंसिव होती तो चलती। ये कॉस्ट इफेक्टिव है। रिवाइज रीडिजाइन एट फ्रीक्वेंट इंटरवल इज डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव। अगले स्टेटमेंट में यही कह रहा है, डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव है, बकवासबाजी है। यहां पे गेस वर्क पे काम चल रहा है, गेस पे काम चल रहा है, बकवास। लार्ज फ्रेम reduce the time of learning, ये बात सही है। लार्ज फ्रेम्स reduce the time of learning। क्वेश्चन समझ आया हो या ना आया हो, बस ये समझ आ गया है आईसीटी का फायदा एजुकेशन में। एक्सपेंसिव होता आईसीटी, चलता ही नहीं। ये 2 तो वैसे बकवास हो गए। गेस वर्क पे काम चल रहा है, तुक्का लगा रहा है, ये भी नहीं। एक ही बचा ऑप्शन आपके पास। हमें ये तो समझ आ रहा है भाई क्वेश्चन कुछ भी कह रहा हो, ये तो नहीं है, ये उल्टा लिख रहा है। कॉस्ट इफेक्टिव होता तो बात सही होती। आईसीटी ने चीजों को सस्ता किया है, महंगा नहीं। एक ये क्वेश्चन बताओ, कौन सी लर्निंग इज अ टीचिंग अप्रोच जो स्टूडेंट को इंगेज रखती है, जोड़े रखती है रियल वर्ल्ड इन्वेस्टिगेशन में, एक्चुअल चीजें जहां वो जान पाते हैं। कोलैबोरेटिव रियल वर्ल्ड इन्वेस्टिगेशन। तो लर्निंग में कौन सी वो अप्रोच है, टीचिंग अप्रोच है जो स्टूडेंट को जोड़े रखती है सस्टेन्ड कोलैबोरेटिव रियल वर्ल्ड इन्वेस्टिगेशन, जहां वो एक्चुअल चीजें देख पा रहे हैं। इसका मतलब जहां वो एक्चुअल चीजें देख पा रहे हैं, रियल वर्ल्ड इन्वेस्टिगेशन। तो स्टूडेंट को आप बताओ इसमें से किस मॉडल पर लाएं कि जहां वो एक्चुअल चीज फील कर पाए, जो रियल में हो रहा है वहीं पर वो काम कर पाए। क्या होना चाहिए? आईआईटी वगैरह में भी प्रोफेसर जो हैं, कई बार उनको कई तरह के प्रोजेक्ट मिलते हैं, कंपनीज के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं वो लोग। पीएचडी वगैरह के स्टूडेंट को भी अपने साथ में लगा लेते हैं। तो अगर किसी प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो प्रोजेक्ट तो रियल चीज है ना, जहां एक्चुअल काम हो रहा है। प्रोजेक्ट वो रियल चीज है जहां पर काम हो रहा है, तो ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है। ये लर्निंग है प्रोजेक्ट बेस्ड। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एक ऐसी टीचिंग अप्रोच है जहां स्टूडेंट इंगेज होता है सस्टेन्ड कोलैबोरेटिव रियल वर्ल्ड इन्वेस्टिगेशन में। प्रोजेक्ट में तो रियल काम वो कर रहा है, केवल थ्योरेटिकल नॉलेज या प्रैक्टिकल नहीं, रियल चीज कर रहा है जो एक्चुअल में डिलीवर करना है, जिस पर एक्चुअल में वर्क होना है। मोबाइल टेक्नोलॉजी बताई थी हमने 4, एफडीएमए, आईसीटी में 4 मोबाइल टेक्नोलॉजी बताई थी। एफडीएमए, टीडीएमए, एसडीएमए और एक सीडीएमए। वही सेम क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सी स्कीम में एक ही एरिया में कई यूजर मोबाइल यूज कर रहे हैं और सबकी अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी है? ये बैंडविड्थ है। बैंडविड्थ में फ्रीक्वेंसी के स्लॉट्स बना दिए, F1, F2, F3 एंड सो ऑन। हर यूजर के पास एक डेडिकेटेड स्लॉट है, वो उसको यूज कर रहा है। जब तक वो इसको फ्री नहीं करेगा तब तक दूसरा यूजर यूज नहीं कर पाएगा। जो फ्रीक्वेंसी होती है, बैंडविड्थ होती है, उसको फ्रीक्वेंसी बेसिस पे डिवाइड कर दिया। हर यूजर के पास एक डेडिकेटेड स्लॉट है। जब तक एक स्लॉट बिजी है दूसरा उसको यूज नहीं कर पाएगा, दूसरा वाला दूसरे स्लॉट को यूज करे। तो सबके लिए अलग अलग स्लॉट फ्रीक्वेंसी बेसिस पे बना हुआ है।
पर इसमें बहुत ज्यादा लोग एक साथ यूज नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा क्राउड को हैंडल नहीं कर पाएगा। तो ये एफडीएमए अप्रोच था, इसको बोलते थे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक को नहीं कवर कर सकते, तो इसके बाद टाइम डिवीजन एक कंसेप्ट आया, टाइम एक्सेस पे डिवीजन करो, उसको टीडीएमए बोलते थे। फिर और यूजर आ गए और बढ़ाना है दायरे को, तो एक कंसेप्ट आ गया कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोडिंग बेसिस पे काम करना। और एडवांस आया स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो मोबाइल कम्युनिकेशन में चारों हमने बताए हुए। ये कह रहा है फ्रीक्वेंसी बेसिस पे जो डिवीजन किया जाता था उसे क्या बोलते थे, एफडीएम, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फ्रीक्वेंसी बेसिस पे जो बैंडविड्थ को डिवाइड किया जाता था, पर वो ज्यादा ट्रैफिक को होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उतने सारे डेडिकेटेड स्लॉट बने हुए हैं अलग अलग, तो बहुत ज्यादा यूजर उसमें नहीं आ पाएंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सेम क्वेश्चन है कॉपी का, एज इट इज लाइन है कॉपी की। AES की एक्सपेंशन एल्गोरिदम, ये सब मैंने नहीं पढ़ा रखा है, ये सब बकवासबाजी जो है, कंप्यूटर साइंस का लग रहा है एग्जाम हो रहा है। ये बिट बाइट ये वाले नहीं पढ़ा रखे हैं मैंने, इस पे कोई हम चर्चा भी नहीं करेंगे। और कुछ भी पूछने को पूछ देगा, सबका आंसर थोड़ी कर पाओगे। जो पढ़ाया है वो बता रहा हूँ, जो नहीं पढ़ाया वही बता रहा हूँ, ये नहीं कराया है तो कराऊंगा भी नहीं ये सब। अब सी लैंग्वेज और ये सब नहीं पढ़े बैठेंगे। देखो इधर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंजीनियर्स, consider the following statement regarding engineer as responsible experimenter। प्रोफेशनल एथिक्स वाला क्वेश्चन है, क्या क्या होना चाहिए इंजीनियरिंग एथिक्स के हिसाब से। क्या क्या होना चाहिए बोलो। देखो, अपना अंतरात्मा, कंसाइंस, मोरल वैल्यूज को मेंटेन करे, क्या इसको हम काट सकते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स अगर इंजीनियर की बात करें तो क्या अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना या कमिटेड होना, मोरल वैल्यूज को मानना, क्या इसको हम डिनाई कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं क्या। इसको तो नहीं काट सकते ना, ये तो होना ही चाहिए प्रोफेशन में। वो अकाउंटेबल होगा, जो इंजीनियर है वो अकाउंटेबल है, प्रोजेक्ट का नतीजा क्या रहा। प्रोजेक्ट में इंजीनियर अगर काम कर रहा है तो प्रोजेक्ट सफल होगा या फेल होगा, प्रोजेक्ट के लिए इंजीनियर की अकाउंटेबिलिटी रहती है। भाई कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो लेबर की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पर जो इंजीनियर है उसकी अकाउंटेबिलिटी तो रहेगी, इसी के लिए ज्यादा पैसा भी मिलता है। प्रोफेशनल को ज्यादा पैसा क्यों मिलता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी भी रहती है। लेबर से कोई नहीं कहना जाएगा कि कंस्ट्रक्शन में गड़बड़ कैसे हो गया, बिल्डिंग के अंदर फॉल्ट कैसे आ गया, इंजीनियर को पकड़ लेंगे, उसी बात का ज्यादा पैसा भी मिलता है। प्रोफेशनल को नॉलेजेबल भी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी है, जवाबदेही है। तो प्रोजेक्ट का नतीजा क्या रहा, अकाउंटेबिलिटी इंजीनियर की रहती है, इसको भी हम मना नहीं कर सकते। 1 और 2 तो होना ही होना है। फ्री पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इन ऑल स्टेप ऑफ द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। फ्री पर्सनल इन्वॉल्वमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना, इंजीनियर के अंडर में आपने कोई प्रोजेक्ट दिया है और उसको रिस्ट्रिक्ट करना कि फ्री तरीके से वो इन्वॉल्व ना हो पाए, उसके हाथ पैर बांध दोगे और कहोगे जिम्मेदारी तुम ले लो, तो कर पाएगा क्या। एक शब्द बताया था मैंने, ऑटोनोमी। ऑटोनोमी का मतलब होता है फ्रीडम होना, कि वो निर्णय कर सके। डिसीजन मेकिंग वही व्यक्ति कर पाएगा जिसको ऑटोनोमी होगी। यदि आप उसको अधिकार ही नहीं दोगे निर्णय करने का, तो उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर दोगे कि फ्री इन्वॉल्वमेंट ना हो पाए, तो फिर काम कैसे करेगा। हाथ पर बांध के आप उसको बोलोगे तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर तुम ये नहीं कर सकते, ये निर्णय तुम नहीं करोगे, तो कैसे कर पाएगा। तो ये जो बात, रिस्ट्रिक्ट वर्ड नहीं होना चाहिए था, फ्री इन्वॉल्वमेंट। अब डिसीजन मेकिंग वगैरह के लिए फ्रीडम चाहिए, ऑटोनोमी होनी चाहिए उसको, तो ऑटोनोमी का उल्टा वर्ड लिख रहा है। यहां तो ये कह रहा है ऑटोनोमी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। हमने बताया था प्रोफेशनल के लिए ऑटोनोमी होना जरूरी है, और ये कह रहा है ऑटोनोमी को रिस्ट्रिक्ट करने की बात, तो ये तो नहीं हो सकता। रिस्ट्रिक्ट कर दोगे प्रोफेशनल को तो काम कैसे करेगा, फ्री हैंड नहीं मिलेगा उसको वर्क करने का। उसको लगातार अवेयरनेस होनी चाहिए, वर्क में कितना प्रोग्रेस हुआ है। रेडीनेस टू मॉनिटर, मॉनिटरिंग का भी अधिकार, ये सब सही है। 3 नहीं होगा, 1, 2 और 4 आंसर होगा। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4।
अब ये कोई पर्सन थे नुस्बाम, इन्होंने कोई कंसेप्ट दिया था बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स के बारे में, बेसिक ह्यूमन फंक्शनल कैपेबिलिटीज के बारे में पूछा गया है, कौन इसमें से नहीं है। अब इतने सारे थिंकर, इतने सारे आइडिया देने वाले, सारे याद नहीं कर पाओगे, और हर पेपर में एक आध पूछा हुआ है, तो इतने सारे थिंकर, इतने फिलोसोफर, सबके नाम तो याद नहीं कर सकते। नुस्बाम बेसिक ह्यूमन फंक्शनल कैपेबिलिटी, इसमें से कौन नहीं है? ये वाला बीइंग एबल टू अर्न लिवलीहुड एंड लिव पीसफुली, ये नहीं है। बाकी हैं ह्यूमन फंक्शनल कैपेबिलिटीज वाले में, ह्यूमन अपनी जो एवरेज लाइफ है उतना जिए, अपने सेंस, इमेजिनेशन, थिंकिंग, क्रिएटिविटी यूज करे, लाफ, प्ले, एंजॉय, ये सब करे, पर ये जो चौथा पॉइंट है वो इसके नुस्बाम की थ्योरी में नहीं है, फोर्थ वाला नहीं होगा। Which one of the following is not a type of virtue for responsible professionalism? वर्च्यू एथिक्स वगैरह पढ़ रखे हो, कौन इसमें से नहीं होगा? ये है सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन वर्च्यू, सेल्फ रियलाइजेशन वर्च्यू। डेविस 8 मोरल टेस्ट। अब इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये नहीं बनने वाले, जो थिंकर वाले क्वेश्चन पूछे हैं, कहीं से भी किसी का नाम पूछ दिया है, इनमें दिक्कत आती है। तो डेविस 8 मोरल टेस्ट, इसमें हार्म टेस्ट, वर्च्यू टेस्ट, प्रोफेशनल टेस्ट वगैरह है, एक्सेप्टेबिलिटी टेस्ट नाम का नहीं है। पर डेविस टेस्ट पढ़ रखे होंगे तभी बनेगा, और इसके अलावा भी हजारों थिंकर हैं, तो कितने पढ़ोगे और कितने याद रख पाओगे? फिर कोई और पूछ देगा और रिपीट भी नहीं करेगा। सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो ठीक, बाकी इतने सारे थिंकर मत पढ़ने लग जाना, हजारों हैं। अब वो तो जिसने कॉपी पेस्ट किया वो ठीक है, गूगल से उठा के पूछ दिया, बताने की तो लिमिट है, कितना बता पाओगे? तो इन क्वेश्चनों चक्कर में नहीं पढ़ना है, एज इट इज रिपीट हो जाए ठीक, नहीं आए छोड़ो। एक्सेप्टेबिलिटी टेस्ट में से आंसर है इसका। कैरल, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पढ़ाया हुआ है, CSR, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें हायरार्की पूछ रहा है। कैरल कोई पर्सन था, कैरल ने एक मॉडल दिया, एक पिरामिड बनाया, कैरल ने एक पिरामिड दिया कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। एक बात बताओ, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, हम कुछ भी बात करें, सबसे ऊपर के लेवल पर क्या आता है? अगर आप समाज, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कंपनी की समाज के प्रति जिम्मेदारी। सबसे पहले आप अपना फायदा सोचते हो, फिर सोचते हो समाज में थोड़ा मान सम्मान मिल जाए, फिर थोड़ा सा और सोचोगे, लास्ट में क्या सोचते हो? समाज की निस्वार्थ सेवा करना। फिलैंथ्रोपी जो होती है वो सबसे शुरू में आती है, बिल्कुल बाद में आती है। परोपकार जो है ये बहुत ऊपर की स्टेज है, या स्टार्टिंग में ही कोई परोपकारी हो जाता है? निस्वार्थ भाव से सेवा करना, परोपकार करना, ये लास्ट स्टेज होती है या पहली स्टेज होती है? ये बताओ, कुछ पता हो ना पता हो, मैं सिंपल ये पूछो, कैरल को भी छोड़ो, हायरार्की में आप मुझे सिर्फ ये बता दो, परोपकार जो है वो मानव सेवा में अंतिम स्टेज है या शुरू की स्टेज है? क्वेश्चन में भी गलती क्या है देखो, बेवकूफी क्या है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हायरार्की पूछ रहा है, पर हायरार्की में भी ये नहीं कह रहा कि नीचे से ऊपर के क्रम में बताना है या ऊपर से नीचे बताना है। इतने बेवकूफ है बनाने वाले भी, भांग खा के क्वेश्चन बनाते हैं। अब हायरार्की में भी कैसे टिक करोगे? नीचे से ऊपर के क्रम में हायरार्की पूछ रहे हो या ऊपर से नीचे पूछ रहे हो? पिरामिड तो ऐसे भी काउंट कर सकते हो, ऐसे भी काउंट कर सकते हो। हायरार्की दोनों तरह से हो सकती है ना, नीचे से ऊपर के क्रम में भाई, या ऊपर से नीचे के क्रम में पूछ रहे हो। ये लिखा ही नहीं है इसने, ये नहीं लिखा है, पर हमें बस ये समझ आ रहा है कि फिलैंथ्रोपी जो है वो लास्ट स्टेज होती है। अगर यहां से चलेंगे तो लास्ट स्टेज सबसे ऊपर आएगा फिलैंथ्रोपी, फिलैंथ्रोपी सबसे ऊपर आएगी। ठीक, ये 4 स्टेज होती है, सबसे ऊपर फिलैंथ्रोपी आएगी। तो 2 नंबर लास्ट में यहां भी लिख दिया, यहां भी लिख दिया। अब क्या माने, घटते क्रम में पूछ रहा है कि बढ़ते क्रम में पूछ रहा है?
अभी भी नहीं पता लग रहा। 2 नंबर अगर ऊपर से पूछ रहा है तो 2 यहां आना चाहिए, नीचे से पूछ रहा है तो 2 फिर जो है वो लास्ट में जाएगा। यहां से पूछेगा हायरार्की में तो 2 नंबर लास्ट में जाएगा। अब लिखा है नहीं। और अगला देखते हैं, लीगल, इकोनॉमिक और एथिकल। एथिकल जो है फिलैंथ्रोपी के ठीक बाद आएगा एथिकल। एथिकल वर्ड यहां पर आना चाहिए। तो अब हमें समझ आ रहा है कि 2 नंबर और 4 नंबर 24 जो वर्ड है, अब इस क्रम में चल रहे हैं तो 4 के बाद 2 लगातार होना चाहिए। 4 2 42 नंबर या तो हो या 24 नंबर हो। तो यहाँ 42 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये इस क्रम में पूछ रहा है, ऊपर से नीचे के क्रम में पूछ रहा है, ऐसे पूछ रहा है। फिलैंथ्रोपी, एथिकल, इसके बाद होता है लीगल और पहली स्टेज होती है इकोनॉमिक। सबसे पहले तो अपना फायदा इकोनॉमिक। तो फिलैंथ्रोपी परोपकार, फिर एथिकल, फिर लीगल, फिर इकोनॉमिक। तो ये इस क्रम में पूछ रहा है। 2 4 3 1 24 31 ये बनेगा ए। पर क्वेश्चन बनाने वाले जो है ना उनको नहीं दिमाग है कि भैया बता दो टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, क्या पूछ रहे हो आप। कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया उठा के, खुद को तो आंसर करना नहीं है। अब यहां तो इतना टाइम है, आराम से हम समय लेकर डिस्कस कर रहे हैं। पेपर में थोड़ी इतना समय स्टूडेंट के पास होता है। ठीक, अगर टॉप टू बॉटम, बॉटम टॉप लिख देता तो आसान हो जाता क्वेश्चन, तब दिक्कत नहीं थी कि फिलैंथ्रोपी जो है वो टॉप पर आएगा, फिलैंथ्रोपी टॉप पर आएगा तो उससे बन जाता क्वेश्चन आसानी से, क्योंकि 2 नंबर जो है जहां पर प्लेस्ड है उससे पता लग जाता। क्लियर है? एक बार दिखा भी देता हूं मैं आपको केरल का CSR पिरामिड। ये है केरल का CSR पिरामिड, CSR कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या लिखा है ना, इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल, फिलैंथ्रोपिक। इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल, फिलैंथ्रोपिक। केरल CSR पिरामिड। इसी तरह की सिमिलर चीज आपने अब्राहम मैस्लो में पढ़ी थी। इसी तरह से मिलती जुलती कुछ बात आपने अब्राहम मैस्लो में बात की थी। तो फिलैंथ्रोपिक वर्ड से समझ आ जाएगा कि वो लास्ट में सबसे ऊपर के लेवल पे है, पर इनको टॉप टू बॉटम या बॉटम टॉप लिखना चाहिए था। और यूपीएससी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि पेपर जब रिजल्ट आ जाता है तब आंसर की रिलीज करते हैं। रिजल्ट आने के बाद आंसर की रिलीज करते हैं तो पहले आप बोल भी नहीं सकते कुछ। देखो ये क्वेश्चन भी गलत दिया हुआ था। इंजीनियर्स फॉर ए सस्टेनेबल वर्ल्ड, ये भी एक एनजीओ है, अमेरिका बेस्ड एक संस्था का नाम है। अमेरिका में एक संस्था है ये, इंजीनियर्स फॉर ए सस्टेनेबल वर्ल्ड। प्रोफेशनल टैलेंट को यूज करना जिससे सस्टेनेबल वर्ल्ड का निर्माण हो सके, एक एनजीओ है। ये अमेरिका में बनी है 2001 में, फाउंडेशन ईयर इसका 2001 है। यूपीएससी ने आंसर क्या दिया है 2002। अब एक बात बताओ, ईयर भी कैसे दिए हैं, 99 में बनी है कि 2000 में कि 1 में कि 2 में, लगातार 4 साल पूछ दिए। इतना कंटेंट है जीएस में, फिर टेक्निकल में कोई लाइन से ईयर याद रख सकता है क्या? 5-7 साल का गैप रखते तो फिर भी याद रह जाता। ये बनाने वाला क्वेश्चन थोड़ी है। संस्था जो पूछी है उसकी भी जानकारी लोगों को नहीं, फिर ईयर में गैप रखते, गैप भी नहीं, लगातार 4 साल पूछ दिए, और खुद आंसर दे रहे हो वो भी गलत दे रहे हो, 2002 लिख रहे हो जबकि बना 2001 में है। तो क्या कहा जाए इस पे? यही तो कहा जाएगा भांग पी के बनाया गया सवाल है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। लोग बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी, यूपीएससी में गलती नहीं होती। अरे दुनिया भर की गलतियां होती हैं, इंस्टीट्यूट भी गलती करते हैं, टीचर भी गलती कर सकता है, यूपीएससी भी गलती करता है। ऐसा कोई इंसान दुनिया में नहीं जो गलती ना करता हो। ठीक है, तो आंसर आने के पेपर होने के, रिजल्ट आने के बाद ही आंसर की रिलीज करते हैं, दिक्कत यहां पर ये है। ठीक,
अब लाइन से चारों साल लिख दिए, किसको याद है? पहले संस्था का ही नहीं पता, और संस्था का पता भी है तो ईयर लाइन से लिख दिए हो। इतना डाटा जीएस और टेक्निकल पढ़ने के बाद कोई एग्जैक्ट ईयर याद रख सकता है? यूपीएससी का लेवल ऐसा नहीं है, पर पता नहीं क्यों पूछा हुआ है। ऐसे क्वेश्चनों को सीधे पेपर में से फाड़ के फेंक दो किनारे। बनाने वालों को भी अकल नहीं क्या पूछ रहा है। मतलब इस क्वेश्चन को देना या 100 की बजाय 99 क्वेश्चन रखना एक ही बात है। इस क्वेश्चन को देना ना देना कोई मतलब ही नहीं है, चाहे 100 में 99 काउंट करो, फिर बकवासी क्वेश्चन है ये। पेपर बना रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। इंटरनेशनल दिक्कत क्या है ना, कोट पैंट टाई पहन के बैठ जाओ और लगता है कि सामने वाला बहुत नॉलेजेबल है, और जब उसका कंटेंट दिखे, जब वो पूछना शुरू करे, लगेगा क्या बकवास पूछ रहा है। कोट पैंट टाई पहनने से हम जज कर लेते सामने वाले को नॉलेज होगी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं लेबर लॉज के लिए, मेन तो लेबर लॉज, एक्सप्लॉयटेशन ना हो लेबर का, यही सब तो होगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बंधुआ मजदूरी ना कराई जाए, चाइल्ड लेबर ना कराया जाए, एक्सप्लॉयटेशन ना किया जाए। जरा पढ़ें क्या क्या है। द एलिमिनेशन ऑफ फोर्स्ड एंड कंपल्सरी लेबर, ये तो आईएलओ का इनिशिएटिव है ना। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इस पे तो फोकस करता ही है, बंधुआ मजदूरी, जबरदस्ती काम ना कराया जाए, चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। आईएलओ पढ़ा रखा है मैंने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया हुआ जीके करंट अफेयर में भी बताया था वहां पर ये कि बंधुआ मजदूरी, चाइल्ड लेबर, ये सब नहीं होने चाहिए। संविधान का आर्टिकल नंबर 23, हमारे संविधान में भी आर्टिकल 23 में लिखा है फोर्स लेबर नहीं होनी चाहिए, बॉन्डेड लेबर नहीं होनी चाहिए। और संविधान के आर्टिकल 24 में लिखा है चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। तो 23 और 24 तो काम है ही इनका। फिर कहते हैं कि लेबर जो है उनकी एसोसिएशन भी बनाने का अधिकार उनको मिलना चाहिए, जिससे वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकें, बार्गेनिंग कर सकें। लेबर को यह अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी खुद की एसोसिएशन बना सकें, और उनको अधिकार होना चाहिए बार्गेनिंग करना। उनके अधिकार अगर काटे जा रहे हैं तो उसकी लड़ाई वो लड़ सकें, ये भी होना चाहिए। माइग्रेशन पे ग्लोबल कॉम्पैक्ट, माइग्रेशन के लिए आईएलओ नहीं कर रहा है, ये डी नहीं होगा। माइग्रेशन तो अपनी चॉइस से कर रहे हो ना, आपको जॉब के लिए कहीं शिफ्ट करना है, कहीं जाना है, वो तो अपनी चॉइस से कर रहे हो। कोई आपको जबरदस्ती थोड़ी कह रहा है कि आप माइग्रेट कर जाओ। आप रोजगार के लिए कहीं जा रहे हो तो लेबर राइट का उल्लंघन कैसे हुआ? आप अपनी मर्जी से माइग्रेट कर रहे हैं, जॉब के खोज में जा रहे हैं। इसमें से कौन बिजनेस एथिक्स में नहीं आता? कौन बिजनेस एथिक्स का पार्ट नहीं है? लॉ को ब्रेक नहीं करना चाहिए, ये बात तो सही है, बिजनेस एथिक्स का पार्ट है कि जो कानून बने हैं बिजनेस वगैरह से रिलेटेड भी, उनको ब्रेक नहीं करना, इसको अवॉइड करना है। तो अवॉइड ब्रेकिंग द लॉ, जो बिजनेसमैन होगा वो रूल लॉ को ब्रेक नहीं करेगा, ट्रू। अवॉइड एक्शंस दैट आर बैड फॉर वंस इमेज, किसी की इमेज को खराब करें ऐसा काम आप अवॉइड करिए, ऐसा एक्शन मत करिए। किसी की इमेज खराब होती हो ऐसा एक्शन ना लिया जाए। अवॉइड कंफ्लिक्ट, कंफ्लिक्ट अवॉइड करने चाहिए, अवॉइड एक्शन। अब ये दो में इसको और लिखना चाहिए था, और थोड़ा क्लैरिटी लिखनी चाहिए थी क्या कहना चाह रहा है। तो बिजनेस एथिक्स में कौन नहीं आता? बिजनेस एथिक्स में कौन नहीं आता? अवॉइड एक्शन, अवॉइड एक्शन, अवॉइड कंफ्लिक्ट। अब ये पूरा खुल के अगर लिखेगा तभी तो पता चलेगा क्या बोलना चाह रहा है। एक्शन को अवॉइड क्यों करेंगे भाई? जहां जरूरत हो वो एक्शन लेना चाहिए, जहां जैसी जरूरत है वैसा एक्शन तो होगा ना। पूरी बात तो लिखनी चाहिए, जैसे यहाँ लिखा है अवॉइड एक्शन जो किसी की इमेज को खराब करे। समझ आ गया क्या कह रहा है? यहाँ अवॉइड एक्शन लिख के छोड़ दिया, अब आगे क्या समझे हम इसको। और अवॉइड कंफ्लिक्ट, कैसे कंफ्लिक्ट को अवॉइड की बात कर रहा है? कंफ्लिक्ट अवॉइड करना, बिजनेसमैन कंफ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहता, कंफ्लिक्ट को अवॉइड करना बात सही होनी चाहिए। यूपीएससी आंसर में डी दे रहा है, यूपीएससी आंसर में डी दे रहा है, मेरे अकॉर्डिंग सी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्लैरिटी नहीं है। क्लियर है कि नहीं? अवॉइड कंफ्लिक्ट, बिजनेसमैन कंफ्लिक्ट नहीं पढ़ना चाहेगा, कंफ्लिक्ट को अवॉइड करेगा। मैं तो ये समझ पा रहा हूं इस बात से, तो ये बात सही है कि बिजनेस एथिक्स में कंफ्लिक्ट हम क्यों पढ़ना चाहेंगे, इसको अवॉइड करेंगे। अब अवॉइड एक्शन में अगर पूरी बात लिखता तब तो ये क्वेश्चन बनता। समझ ही नहीं आ रहा क्या पूछना चाह रहा है ये। मेरे अकॉर्डिंग सी बनना चाहिए, यूपीएससी ने डी दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन में फंसाते हैं। अब जहां पे एम्बिग्विटी है, क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है, बनाने वाले को नहीं समझ आ रहा क्या पूछ रहा है, तो आंसर कैसे करोगे? आप सी सोच रहे हो, आंसर में डी दे देगा, समझ नहीं पाओगे डी क्यों दे रहा है। ये बताओ, ये आसान क्वेश्चन है। कौन सा प्रिंसिपल है मे बी
अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द कंपनी, जो इन्वायरमेंट की हेल्थ सेफ्टी वगैरह को नुकसान कर रहा है, अगेंस्ट एम्प्लॉई हु रिपोर्ट डेंजरस इंसिडेंट। अच्छा, कोई एम्प्लॉई जो डेंजरस इंसिडेंट को रिपोर्ट कर रहा है मैनेजमेंट के सामने या अथॉरिटीज के सामने, ये क्या कहना चाह रहा है? मतलब कोई कंपनी में कोई गलत एक्टिविटी चल रही है, एम्प्लॉय उसको रिपोर्ट कर रहा है, उस खतरनाक एक्टिविटी को मैनेजमेंट के सामने ला रहा है या अथॉरिटीज के सामने ला रहा है, सरकार के सामने चाहे मीडिया के सामने ला रहा है, इसे क्या बोलेंगे? किसका पार्ट है ये? पहले पढ़ लो एक बार 2 बार लाइन पढ़ो तब बताओ। ये टॉपिक कौन सा है मुझे ये बताओ ना। कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रहा है जिससे एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, लोगों की हेल्थ खराब हो रही है, और कोई इंप्लॉई है कंपनी का जो इस इंसिडेंट को रिपोर्ट कर रहा है, मैनेजमेंट के सामने ला रहा है, अथॉरिटीज के सामने ला रहा है, ये है विसल ब्लोइंग। ये चीज है विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग का अल्टीमेट पर्पस क्या है? जनता के सामने चीजों को ले आना। जब कहीं से भी सॉल्व नहीं होगा तो पब्लिक के सामने इस चीज को लाया जाएगा। विसल ब्लोइंग का क्वेश्चन है ये, विसल ब्लोइंग का सवाल है। वो चीज रुकेगी नहीं रुकेगी तो फाइनली जनता के सामने लेकर आना, इतना रिस्क ले रहा है वो, विसल ब्लोइंग वाला सवाल है ये। तो विसल ब्लोइंग में अल्टीमेटली क्या होता है? पब्लिक के सामने चीजें आती हैं अगर रिजॉल्व नहीं होती। ये कुछ करंट के क्वेश्चन उस साल के 22 का पेपर है तो 21 के क्वेश्चन करंट अफेयर के। निर्भय एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल डीआरडीओ ज्यादातर लॉन्च करता है चांदीपुर से, उड़ीसा में है ये चांदीपुर। इसरो ज्यादातर लॉन्च करता है श्रीहरिकोटा से। तो सवाल ये है कि सबसोनिक क्रूज मिसाइल है निर्भय, उसकी टेस्टिंग डीआरडीओ ने कहां से की थी? डिफेंस में पढ़ा रखा है मैंने, डीआरडीओ ज्यादातर टेस्टिंग अपनी चांदीपुर से करता है। इसरो स्पेस प्रोग्राम में काम करता है, वो ज्यादातर लॉन्च करते हैं श्रीहरिकोटा से, आंध्रा। खेल रत्न अवार्ड स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा सम्मान है खेल रत्न। क्या सही नहीं है? पढ़ा रखा है जीके में। जीके में स्पोर्ट्स में पढ़ाया हुआ है। अब ईएससी के सिलेबस में स्पोर्ट नहीं दिया हुआ पर क्वेश्चन आए हुए हैं, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। खेल रत्न स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा सम्मान है। इस साल का भी देखो 2-4 लोगों को मिला है, उसमें मनु भाकर को भी मिला है। ओलंपिक में 2 मेडल जीती थी ना मनु भाकर, इस बार उनको भी दिया गया है। उनके साथ और भी लगभग 4-5 लोग हैं जिनको मिला इस बार। तो खेल रत्न अवार्ड के बारे में क्या सही नहीं है? इसका नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न हुआ करता था, अभी कुछ समय पहले इसका नाम ध्यानचंद खेल रत्न हो गया। पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न, कुछ टाइम पहले कर दिया ध्यानचंद खेल रत्न, हॉकी के बड़े प्लेयर। ये 1991-92 में शुरू हुआ था, सबसे पहले दिया था विश्वनाथन आनंद को, पढ़ाया हुआ ये भी। 91-92 में ये अवार्ड की शुरुआत हुई थी, विश्वनाथन आनंद को दिया गया सबसे पहले। इसमें 15 लाख रुपए मिलते हैं, गलत 25 लाख। 15 लाख नहीं मिलता, 25 लाख मिलता है। तो बी वाला स्टेटमेंट गलत है, नॉट करेक्ट पूछा है। 91-92 में शुरू हुआ था, सबसे पहले विश्वनाथन आनंद को मिला था, अभी इसका नाम बदल के ध्यानचंद खेल रत्न हो चुका है। पहले राजीव गांधी खेल रत्न नाम हुआ करता था। 15 लाख की जगह 25 लाख मिलता है इसमें, तो बी गलत है। 2021 में फॉर्च्यून ग्लोबल, अब 22 का पेपर है, 21 का करंट अफेयर आया हुआ है। कितनी भारतीय कंपनी को टॉप 500 कंपनी में जगह मिली थी? 7 कंपनी थी उस समय। तो ये भी याद रखना आसान नहीं है, नंबर ऐसे याद रखना आसान नहीं है। भाई ये पूछ ले कि टॉप 500 में इंडिया की टॉप कंपनी कौन सी थी, रिलायंस था कि टीसीएस था, वो बता लोगे, पर नंबर ऑफ कंपनी कितनी है ये आसान नहीं है बताना। तो फॉर्च्यून 500 लिस्ट में इंडिया की कितनी कंपनी को जगह दी गई थी? 7। कि ज्यादा बेहतर होता कि पूछता टॉप कंपनी कौन सी है, टीसीएस था कि एचडीएफसी है कि रिलायंस है, तो सही रहता क्वेश्चन। नंबर बताना आसान नहीं, नंबर याद रखना भी आसान नहीं है। ईज 4.0 बैंकिंग सेक्टर में डिजिटल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए था। ये ईज 4.0 बैंकिंग सेक्टर में डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए पूछ रहा है, नॉट करेक्ट। ईज 4.0 बैंकिंग सिस्टम में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए। तो ये पैरामीटर ऑफ एफआई इंडेक्स ये बकवास है, बाकी तीनों बैंकिंग वाले पॉइंट हैं। स्मार्ट लैंडिंग फॉर एस्पायरिंग इंडिया, मतलब बैंक जो लैंडिंग करते हैं मनी, 24/7 बैंकिंग, कोलैबोरेटिव बैंकिंग, बैंकिंग से रिलेटेड ही है ये। ईज 4.0 बैंकिंग से रिलेटेड है, शुरू के 3, डी गलत है, नॉट करेक्ट।
पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने नेशनल पेंशन स्कीम में एज 60 से बढ़ा के 65 कर दी, 65 नहीं 70 कर दी। नेशनल पेंशन सिस्टम में 60 से लेके 70, 65 एज कर दी है, गलत 70 कर दी है। अगले स्टेटमेंट में लिखा भी है 18 से 70 साल का कोई भी व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है। तो अगर बी सही होगा तो पहला वाला वैसे ही गलत हो गया, नॉट करेक्ट पूछा है ना। यहाँ कह रहा है 18 से 70 एज ग्रुप है, यहाँ कह रहा है 65 नहीं 70। तो अगर ये सही है तो ये तो अपने आप ही गलत हो गया, दोनों स्टेटमेंट उल्टे लिखे हैं। यहाँ लिख रहा है 65 एज है, यहाँ लिख रहा है 70 है, 70 सही है। तो नॉट करेक्ट वाला हो गया ए। पेंशन सेक्टर को डील करने वाली संस्था है पीएफआरडीए। पेंशन सेक्टर जो है उसको डील करने वाली संस्था पीएफआरडीए। जैसे बैंकिंग के लिए आरबीआई, स्टॉक मार्केट के लिए सेबी, वैसे पेंशन सेक्टर के लिए पीएफआरडीए। टेलीकॉम के लिए ट्राई, टीआरएआई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेबी की फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सैफायर, सैफायर का बहुत बड़ा टुकड़ा कहां पर पाया गया? 2021 का ही क्वेश्चन है करंट का। बहुत बड़ा टुकड़ा खोज में कहां पर पाया गया? सैफायर पत्थर होता है ना। सैफायर का बहुत बड़ा टुकड़ा, बहुत बड़ी खोज हुई, नीलम होता है नीलम, ये पाया गया रत्नापुरा श्रीलंका में। नीलम का बहुत बड़ा पत्थर ये पाया गया रत्नापुरा श्रीलंका के अंदर। उसी समय करंट में न्यूज में था। अमेरिका ने इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहां पर लगाया? कहां पर लगती है ज्यादातर चीजें इंडिया में, जरा बताना। ज्यादातर चीजें कहां पर लगती है इंडिया में? अमेरिका ने इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहां पर लगाया है? बेंगलुरु। सब कुछ तो यही लगता है, बेंगलुरु या महाराष्ट्र, दो ही चीज ज्यादा वो रहती है। बेंगलुरु। हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी, Swedish green steel venture hybrid which had made the world first customer delivery tool produced with using coal। ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो कोल की चर्चा क्यों कर रहे हैं? The steel was made using hydrogen breakthrough iron making technology which use 100% fossil free hydrogen। ये बात सही है, instead of coal and coke, ये सही है ना। कोल अगर यूज करेंगे तो ग्रीन एनर्जी की बात कहां से हुई? ये सही है, फॉसिल फ्री हाइड्रोजन इंस्टेड ऑफ कोल एंड कोक, बी तो सही होगा। पहले वाले में कह रहा है विद यूजिंग कोल, कोल यूज किए तो फिर ग्रीन एनर्जी क्या हुआ इसमें? तो हाइड्रोजन के द्वारा आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी कुछ नया काम हुआ है, तो कोल को यूज करके, कोल को यूज कर रहे तो फिर बकवास है, फिर क्या मतलब? ये कह रहा है फॉसिल फ्री हाइड्रोजन इंस्टेड ऑफ कोल एंड कोक, कोल और कोक की जगह पे इसका इस्तेमाल हुआ, ये सही है। तो 1 नहीं होना और 2 होना है। 1 नहीं होना, 1 नहीं होना तो ये गया, ये गया, और 2 होगा। थर्ड वाला देख ले, द वेंचर हैज स्टार्टेड डिलीवरिंग द फॉसिल फ्री स्टील, वोल्वो कंपनी को दिया भी जा रहा है ट्रायल रन के लिए, ये भी सही है। वोल्वो कंपनी जो है उसको ट्रायल रन के लिए दिया भी जा रहा है। ये 2 और 3 फॉसिल फ्री स्टील, ये फॉसिल फ्री स्टील 2 और 3। साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड, करंट का क्वेश्चन है उस समय का। साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड, वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड टू बेटर रोल आउट साइबर सिक्योरिटी डेवलपमेंट सिस्टमेटिक मैनर में। न्यू फंड हैज बीन डेवलप्ड एज एन एसोसिएट ट्रस्ट फंड अंडर डीडीपी अम्ब्रेला प्रोग्राम। वर्ल्ड बैंक ने कई देशों के साथ पार्टनरशिप भी की है इसमें। तीनों बातें सही है। ये बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए पूछ रहा है, तीनों सही है, ये जानकारी देने वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप बता पाओगे, इसमें वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जानकारी मिल जाए, ये हुआ है नया, कंप्रहेंसिव तरीके से बनाया है। और उसमें कोई स्टेटमेंट ऐसा भी नहीं जिसको हम उल्टे स्टेटमेंट कह रहा हूं कि काटा जाए। वर्ल्ड बैंक ने शुरुआत की है, कई देशों के साथ पार्टनरशिप है, ठीक है। 1 2 3 ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादातर तीनों ठीक रहते हैं। यूपीएससी में बहुत आता है इस तरह का।
सिविल सर्विसेज में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट मतलब ड्रोन वगैरह जो हम फ्लाई करते हैं, तो कौन सा विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज रिपील्ड यूएस रूल एंड रिप्लेस द सेम विद ड्रोन रूल। अच्छा, ये यूएवी आप उड़ा रहे हो या ड्रोन उड़ा रहे हो, कौन सा मंत्रालय लाइसेंस देगा या अलाउ करेगा? ये किस मंत्रालय संबंधित बात हो सकती है, मुझे बताओ। एरियल ऑब्जेक्ट उड़ा रहे हो, उसके लिए अप्रूवल कौन सा मंत्रालय संबंधित बात है? ये इसमें कोई पढ़ा है नहीं पढ़ा है, इसमें क्या नहीं बता पाओगे। ड्रोन वगैरह के बारे में भी कोई रूल बनाने हैं, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत में आएगा? रेलवे के अंडर में आएगा क्या, या शिपिंग के अंडर में आएगा क्या? ये सिविल एविएशन है ना, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। अब इसमें तो गलती का कोई मतलब नहीं, कोई भी गलत नहीं कर सकता इसको। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत ही आएंगे, गृह मंत्रालय का मतलब नहीं, डिफेंस की भी नहीं। सिविल एविएशन फ्लाइंग अप्रूवल जो है वो तो यहीं से मिलेगा, लाइसेंस वगैरह भी देते हैं। डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट के लिए मतलब कार्बन एलिमिनेट किया जाए, हटाया जाए, तो डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट के लिए इसमें से क्या सही है? नीति आयोग और WRI ने मिलकर लॉन्च किया एक प्रोग्राम जिसका नाम है फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इंडिया में, करेक्ट। नीति आयोग इंप्लीमेंटिंग पार्टनर, भारत में इस काम को नीति आयोग को करना है। WRI अंतरराष्ट्रीय संस्था है, तो नीति आयोग इनके साथ मिलकर लॉन्च किया, इंडिया में इसको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी नीति आयोग की। द एम ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू ब्रिंग डाउन द पीक लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैस। कार्बन क्या है? ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग हमें कम करना है, तो इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस के लेवल को कम करना ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। इन एशिया इज इन लाइन विद a well 2 डिग्री pathway resulting in problem like congestion, air pollution। तीनों बातें सही हैं। ग्रीन हाउस गैस के लेवल को कम करना, कार्बन घटाना है मतलब क्या? ग्रीन हाउस गैस के लेवल को कम करना है। तीनों स्टेटमेंट सही है, 1 2 3 ऑल करेक्ट। कौन सा नेशनल पार्क है जहां पे सैटेलाइट फोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं जानवरों को बचाने के लिए? कौन सा नेशनल पार्क है भारत में पहला ऐसा नेशनल पार्क जहां सैटेलाइट फोन वगैरह की सुविधा भी दी जाई है फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को जानवरों को बचाने के लिए? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में शुरू हुआ है, ये भी उस साल का करंट का क्वेश्चन है। वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाला गैंडा यहाँ पाया जाता है इसके प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि शिकारी इसको मार डालते हैं इसके बॉडी पार्ट बेचने के लिए, पोचर्स जो होते हैं, पोचिंग से बचाने के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क असम में शुरू किया गया है। यहां पाया जाता है वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाला गैंडा। वर्ल्ड में सेफेस्ट सिटी, ये सवाल बता लोगे, इसमें ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है। मैंने कई सारी रिपोर्ट आपको पढ़ाई हुई है जीके करंट अफेयर में, बार बार कुछ कंट्री टॉप पर रहते हैं, कुछ कंट्री बार बार टॉप पर रहते हैं, उसके आधार पे बताओ सेफेस्ट सिटी दुनिया में। म्यांमार जो है वो सेफ सिटी है। म्यांमार, नेपिदाऊ, पूरी कहानी पढ़ा रखी है मैंने, मिलिट्री रूल है वहां, तो यंगून तो हो नहीं सकता। न्यूयॉर्क में क्राइम बहुत है। यूरोप के जो कंट्री हैं वो भी नॉर्दर्न साइड के, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ये सब बड़े सेफ माने जाते हैं और कई सारे इंडेक्स, टॉप इंडेक्स में टॉप 5 में नाम रहते हैं इनके। तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, यही आंसर होगा। सेफेस्ट सिटी में ज्यादातर यूरोप के नॉर्दर्न एरियाज जो हैं वो से माने जाते हैं, तो कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी, सेफेस्ट सिटी। G20 समिट में कई सारी मीटिंग होती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके भी मीटिंग कराई गई थी 2021। G20 में कई मीटिंग होती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके मीटिंग कराई गई थी। अब चारों नाम में तुम्हें अजीब सा नाम दिख रहा है कि तुक्का कब लगाया जाता है? तुक्का ऐसे क्वेश्चनों में लगाया जाता है कि इन जनरल आपको इस तरह का नाम कभी सुनने को नहीं मिलता। अगर उसको फंसाना होता तो वियना लिख देता, नई दिल्ली लिख देता, मुंबई लिख देता। ये ऐसा नाम नहीं है जनरली ऑप्शन में दिया जाए, इसका मतलब यही आंसर है, जानबूझ के दिया गया है। तुम्हें ना पता हो G20 की मीटिंग कहाँ हुई, तुम्हें ना पता हो, और क्योंकि G20 में बहुत सारी बैठक कराई जाती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट वाली पूछ रहा है वो, तो वियना, हैम्बर्ग, जेनेवा, ये तो कॉमन नाम है, बार बार ऑप्शन में ये आते हैं। अगर यहाँ भी ऑप्शन में न्यूयॉर्क लिख देता, टोक्यो लिख देता, आपको नहीं समझ आता क्या आंसर है, छोड़ देते। पर ये जो नाम लिखा है, जानबूझ के अजीब सा नाम लिखा है कि आप इसी को टिक करो। ये खुद कह रहा है कि मेरे को टिक करो,
ऐसे क्वेश्चन में तुक्का लगाया जाता है कि अजीब सा नाम जिंदगी में नहीं सुने होंगे वो नाम दे रहा है। अगर सिर्फ इटली लिख देता तब नहीं बनता क्वेश्चन, केवल इटली लिखा होता तो नहीं बनता। अच्छा मुझे ये बताओ, पेपर में ये क्वेश्चन आता तो पक्का अटेम्प्ट करते और यही लगाते आप लोग? क्वेश्चन आपको कुछ ना पता होता पर पेपर में आता तो बहुत लोग आप में सॉल्व करते इसको, और जो अजीब सा नाम है उसी को टिक करते, क्योंकि ये ऐसा नाम नहीं कि जो इन जनरल ऑप्शन में आता हो। कभी अपने आप से भी आप इसी को लगाते, अटेम्प्ट भी करते और इसी को लगाते, और ये ठीक आंसर भी है। तो तुक्का भी इस तरह क्वेश्चन में लगाया जाता है जो ऑप्शन बड़ा अजीब सा हो, जो इन जनरल नहीं पूछा जाता। सी कैट नाम से डिफेंस एक्सरसाइज इंडियन नेवी, यूएस नेवी, ये सब पार्टिसिपेट किए, सिंगापुर भी था। कौन सी कंट्री डिड द इंडियन नेवी पार्टिसिपेट यूएस नेवी लेड सी कैट एक्सरसाइज? सिंगापुर। करंट अफेयर का क्वेश्चन उस साल का, अभी मतलब का नहीं है, करंट अफेयर का उस समय का क्वेश्चन है। ये सब आपका एक्टिव रीजनिंग वगैरह है, पैराग्राफ वाला क्वेश्चन। ये बताओ, प्रोडक्ट रियलाइजेशन प्रोसेस में क्या सही है? प्रोडक्ट रियलाइजेशन प्रोसेस के लिए क्या बात सही है? प्रोडक्ट रियलाइजेशन, एलिमिनेट करके देखो, पहले एक दो को टिक करो, उससे समझ आएगा। देखो, मार्केटिंग फंक्शन टू एसेस कस्टमर रिक्वायरमेंट, ये तो ट्रू है। कस्टमर रिक्वायरमेंट को एसेस करना, समझना, ये सही है, तो वन तो होगा, वन होगा तो ये गया। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द डिजाइन, ये भी होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, ये भी सही है। टू भी होना है तो फिर ये भी गया। तो प्रोडक्ट रियलाइजेशन प्रोसेस में कस्टमर रिक्वायरमेंट को एसेस करना, डॉक्यूमेंटेशन, लीगल रिक्वायरमेंट, ये भी आएगा, लीगल रिक्वायरमेंट भी आएगा, तीनों होना चाहिए इसमें। प्रोडक्ट रियलाइजेशन प्रोसेस में तीनों सही है। ये ड्राइंग का क्वेश्चन है। इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट पर लिस्ट ऑफ पार्ट या बिल ऑफ मटेरियल वगैरह में क्या इंक्लूड नहीं होता? नॉट। इन जनरल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ पार्ट्स और द बिल ऑफ मटेरियल इन एन इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट? पार्ट नंबर, मटेरियल का नाम, कॉस्ट, क्वांटिटी, क्या नहीं लिखा होता? सही जवाब है कॉस्ट। कॉस्ट नहीं लिखा होता, पार्ट नंबर लिखा होगा, मटेरियल नेम लिखा होगा, क्वांटिटी लिखी होगी, कॉस्ट नहीं। ये सब आपके ड्राइंग के क्वेश्चन है, ये सब ड्राइंग है। ये कैड कैम का एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखते हैं, एनवायरनमेंट। ये बताओ 98 नंबर। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, सही या गलत?
इन्वायरमेंट की समस्या पॉल्यूशन है, ये ग्लोबल समस्या है, इसको तो नहीं मना कर सकते। द रैपिडली ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब मिलकर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का कारण बन रहे हैं। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, शहरीकरण तेजी से बढ़ता हुआ, इंटेंसिव तरह से एग्रीकल्चर किया जाना, इंडस्ट्रीज का बहुत बढ़ना, ये सब मिलकर ह्यूमन पॉल्यूशन, ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का कारण है, बिल्कुल है। सेकंड वाला पहले वाले से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, अब सुनो। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है क्योंकि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, शहरीकरण का होना, एग्रीकल्चर बढ़ते जाना इंटेंसिव तरीके से, इंडस्ट्रीज का बढ़ना, ये सब मिलकर पॉल्यूशन को बढ़ा रहे हैं। ए पहले वाले को जस्टिफाई कर रहा है, सेकंड वाला ए आंसर होगा। और ये डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें एम्बिग्युइटी भी नहीं है कि बी की तरफ सोचें, उसी के कंटिन्यूएशन में लिख रहा है ये प्रॉब्लम है और उसका कारण ये है, ये समस्या है और उसका रीजन ये है, तो ये कनेक्ट हो रही है बात पहली बार में ही, इसमें दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, कंटेंट इज द हार्ट ऑफ एनी आईटी प्रोजेक्ट, इसको नहीं काट सकते, ट्रू। इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट थ्रू आईटी प्रोफेशनल, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना या मेंटेन करना आईटी प्रोफेशनल के द्वारा जिनको मार्केट से हायर किया गया हो, मतलब आपकी कंपनी के अंदर के लोग नहीं हैं, आपने बाहर से आउटसोर्स किया है, बाहर से हायर किया है। कई बार इसकी वजह से प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं, कई बार इसकी वजह से प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इनके काम को बहुत बार, या जो अंदर की मैन पावर है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती इनके काम को, आउटसाइडर को। कई बार ई गवर्नेंस के प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं क्योंकि आईटी प्रोफेशनल बाहर से जो लिए गए, कंपनी के अंदर के लोग कई बार उसको स्वीकार नहीं कर पाते। ये सही है या गलत है? बाहर से जो मैन पावर से काम कराया गया है, कई बार अंदर के लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इस कारण भी प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं। ये बात सही है गलत है? पहले स्टेटमेंट बताओ मुझे, सही या गलत? ट्रू। बाहर के लोगों को कंपनी के अंदर के लोग एक्सेप्ट बहुत बार नहीं कर पाते, करेक्ट है। अब इससे जुड़ रहा है कि नहीं, कंटेंट इज द हार्ट ऑफ एनी आईटी प्रोजेक्ट बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट थ्रू आईटी प्रोफेशनल, ये कंटेंट की बात कर रहा है, ये कुछ और कहानी कह रहा है, दोनों अलग अलग जा रही है बात। वो सिर्फ बोल रहा है कंटेंट इंपॉर्टेंट चीज है आईटी प्रोजेक्ट में, और ये कह रहा है कि बाहर के लोग अगर काम कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं, अंदर के लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बातें दोनों सही हैं पर अलग अलग। सामाजिक इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होना बहुत ज्यादा गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन में को कम करता है, डिस्करेज करता है। सोशल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होना गवर्नमेंट रेगुलेशन और इंटरवेंशन को उसमें कमी लाता है। ये बात सही है गलत? सोशल इन्वॉल्वमेंट डिस्करेज करती है एडिशनल गवर्नमेंट रूल रेगुलेशंस को, सोशल इन्वॉल्वमेंट का बढ़ना डिस्करेज करता है बहुत ज्यादा गवर्नमेंट रेगुलेशन या इंटरवेंशन को, ट्रू। ज्यादा सामाजिक इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट एडिशनल रूल रेगुलेशन में कमी लाता है, बिल्कुल ठीक है। सोशल इन्वॉल्वमेंट कैन क्रिएट अ वीक इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन, सोशल इन्वॉल्वमेंट क्रिएट करता है एक वीक सिचुएशन बैलेंस ऑफ पेमेंट की। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या मतलब है कि जब इंपोर्ट बहुत ज्यादा, जैसे इंपोर्ट आप जो कर रहे हो और एक्सपोर्ट जो कर रहे हो, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस होगा, लेवल होगा, तो जो आप पैसा पे कर रहे हैं और जो पैसा आप कमा रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पैसा कमा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं तो पैसा देना पड़ रहा है। सोशल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होना, अब जैसे मान लो सरकार जो है सोसाइटी को खुश करने के लिए फ्रीबीज बांटना शुरू कर दे, सब लोग खुश हैं, समाज की भागीदारी बढ़े, इन्वॉल्वमेंट बढ़े और ज्यादा जनता सेंट्रिक स्कीम लाते जाओ, अनाज फ्री, हेल्थ फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, सब फ्री, तो बहुत सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें जनता को खुश करने के चक्कर में आप कर्जे में बढ़ते जाओगे, बाहर से इंपोर्ट भी बढ़ता जाएगा। जो चीजें आप नहीं प्रोड्यूस कर रहे तो बाहर से इंपोर्ट बढ़ने लगेगा, इंपोर्ट बढ़ने लगेगा और एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट अगर हो जाएगा तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट मजबूत होगा या कमजोर होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या मतलब है? एक्सपोर्ट किए तो पैसा कमाए, इंपोर्ट किए तो पैसा दिए। और अगर सोशल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा, सरकार ज्यादा कनेक्ट इससे कर जाएगी, बहुत ज्यादा खर्चा करने लगेगी इन चीजों में, वोट बैंक के चक्कर में मान लो एग्जांपल के तौर पे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा मजबूत होगा या कमजोर होगा?
बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा मजबूत या कमजोर है, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा रहा हूं मैं, लेमैन भाषा में, कि इसका संदर्भ ऐसे निकलेगा कि सोशल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा तो इकोनॉमिक्स से अगर जोड़ के बात करें तो इंपोर्ट हमारा बढ़ने लगेगा। सोशल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा अगर होगा तो हमारा इंपोर्ट बढ़ने लगेगा। इंपोर्ट करना, बाहर से खरीदना, मतलब पेमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी। एक्सपोर्ट हमारा कम है तो एक्सपोर्ट कम, इंपोर्ट ज्यादा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा वीक हो जाएगा। तो सोशल इन्वॉल्वमेंट क्रिएट करता है वीक बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन। करेक्ट है बात, दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं, आंसर होगा बी। तो सोशल इन्वॉल्वमेंट डिस्करेज करता है एडिशनल गवर्नमेंट रेगुलेशन इंटरवेंशन को, क्योंकि सोशल इन्वॉल्वमेंट क्रिएट करता है वीक बैलेंस पेमेंट सिचुएशन। दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं, ये अलग सामाजिक उस पर जा रहा है, ये इकोनॉमी की भाषा में जा रहा है, दोनों स्टेटमेंट अलग अलग बात कह रहे हैं, आपस में कनेक्ट नहीं बन रहा। बी आंसर होगा। तो 17 से लेके 22 तक के पेपर आपने देख लिए। कुछ पेपर आसान थे, कुछ मॉडरेट थे, कुछ ज्यादा टफ थे, और कुछ में एब्सर्ड क्वेश्चन भी थे। इतने पेपर लगाने से आपको समझ आ जाएगा पेपर में क्या नहीं करना। जब पेपर में कई अजीब अजीब क्वेश्चन आएंगे तो इतने पेपर लगाने से आपको पता लग जाएगा इन क्वेश्चनों को नहीं करना है। सबसे मेन फायदा ये है। ठीक है, चलो क्लास, अब 2 पेपर खाली आपके इसमें रह रहे हैं, ईएस वाले में 23 और 24 का। अगले 2 दिन में वो भी खत्म कर देंगे। फिर बचा खुचा जो हमारा करंट अफेयर, साइंस एंड टेक का जो पोर्शन है वो भी करंट अफेयर का पार्ट है। साइंस एंड टेक में जो मुझे अपडेट कराना है वो करंट अफेयर से जोड़ के कराना है। तो यूपी लोकल वो भी करंट अफेयर से कनेक्ट होगा, करंट अफेयर और साइंस टेक, क्योंकि 15 मार्च तक का आना है तो वो सारा डाटा हमें फिर अब ये 2 पेपर करा के फिर शुरू कर देंगे। क्वेश्चन ज्यादा चलेंगे, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस है मेरा, क्योंकि अभी जो माइंड सेट है वो क्वेश्चंस को लेकर है। जब थ्योरी पढ़ाऊंगा तो थ्योरी चलेगा, फिर अभी पूरा माइंड सेट क्वेश्चन की तरफ है, क्वेश्चन ज्यादा कर लो। अब ये नहीं करना कि जब क्वेश्चन कराऊं तो थ्योरी के पीछे भागो, थ्योरी बोलूं तो क्वेश्चन कहो, जिस समय जो चल रहा है उस पर फोकस कर लो। ठीक है, चलो क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू। रोबोटिक्स वाले में आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो गई है, क्वेश्चन भी करवा दिए गए हैं, रोबोटिक्स वाला भी कंप्लीट है आपका। वाटर रिसोर्सेस और कंजर्वेशन सिविल वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनका कोर एरिया है। और जो हमने आरोहण पे लेक्चर दिए हुए हैं वो सिविल के ही लेक्चर हैं, उसमें फिल्ट्रेशन करानी है केवल। वाटर रिसोर्सेज कंजर्वेशन में कुछ पार्ट आपका एनवायरमेंट में भी कवर है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर क्वेश्चन बनता है। तो वाटर रिसोर्सेज कंजर्वेशन सिविल वालों को दिक्कत नहीं हो, जैसे थर्मो मैकेनिकल का पार्ट है। अब प्री के लिए मैकेनिकल वाला थर्मो पढ़े या ना पढ़े, थर्मो उनका कोर एरिया है। उसी तरीके से वाटर रिसोर्सेज सिविल का कोर एरिया है, वो उल्टा ज्यादा पढ़ते हैं। अब सिविल वाला कहे कि वाटर रिसोर्सेज मुझे नहीं आ रहा तो दिक्कत की बात है। आरोहण पर जो वाटर रिसोर्सेज हमने दिया हुआ है वो सिविल वाला ही हमने करवाया था, वो दिया हुआ है, उसको मैं फिल्टर करवा देता हूं जिससे मैकेनिकल वगैरह के लिए भी थोड़ा कम हो जाए डाटा। ठीक है, वो भी कंप्लीट, पर उसमें फिल्ट्रेशन करा के थोड़ा कम करवा देते हैं क्योंकि मैकेनिकल वालों को ज्यादा लगेगा, सिविल वालों के लिए पहले उनको ज्यादा पढ़ना पड़ता है, उनको एक कोर एरिया है उनका। ठीक है क्लास, थैंक यू।